चलिए लाइव है हम आपके साथ। आवाज जा रही है हमारी? जो लोग भी हमें लाइव में देख रहे हैं कृपया कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं, ऑडिबल हैं हम, जल्दी बताइएगा। उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताइए गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग सभी को। आवाज जा रही हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। आवाज जा रही हो तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप सभी। सूरज एक नोट्स लेकर आता उधर से, ऑफिस में से लेकर। रहने दो है छोड़ो। तो कल के क्लास में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पर चर्चा किए थे, याद है आप लोगों को? महत्वपूर्ण तथ्य ये था कि भाषा कैसी संपत्ति है? अर्जित संपत्ति है, याद है ना? भाषा कैसी संपत्ति है? अर्जित संपत्ति। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। मतलब आपके खानदान का या पिताजी का दिया हुआ संपत्ति भाषा नहीं होता है। जब तक आप उसको अर्जन नहीं करेंगे तब तक वो आपके पास आने वाला नहीं। उसके बाद हमने बताया था कि भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था, याद है आप लोगों को? एक बार रिकॉल कीजिएगा। चलिए, LSRW याद है ना? LSRW। एल फॉर क्या होता है? लिसनिंग, एस फॉर आर फॉर रीडिंग, डब्ल्यू फॉर चारों में कैसा रिलेशन होता है? अंतर संबंध, एक इंटर रिलेशनशिप होता है। जब तक कोई व्यक्ति सुनेगा नहीं तब तक बोलेगा नहीं, बोलेगा नहीं तो पढ़ेगा नहीं, या सुनेगा बोलेगा नहीं पढ़ेगा नहीं तो लिखेगा नहीं, याद है ना? उसके बाद बोले थे प्रत्येक भाषा का अपना एक भौगोलिक सीमा होता है। कहीं से भाषा अगर स्टार्ट हुआ है तो कहीं पर जाकर खत्म होना भी क्या है? तय है। यानी कि प्रत्येक भाषा की अपनी एक भौगोलिक सीमा होती है। क ख ग से अगर कोई वर्ण स्टार्ट हुआ है तो वो ज्ञ पर जाकर खत्म होगा। ABCD अगर ए से स्टार्ट हुआ है तो वो जेड पर जाकर खत्म होगा, याद है ना? उसके बाद हम लोगों ने इस बात पर भी चर्चा किया था कि भाषा एक सामाजिक वस्तु है। जैसा समाज में आप रहेंगे उसी के अनुरूप आप में भाषा का विकास होगा। इसीलिए भाषा कैसी वस्तु है? भाषा एक सामाजिक वस्तु है। उसके बाद हमने ये बताया था कि भाषा अनुकरण के माध्यम से बच्चे में सबसे ज्यादा विकास होता है। कितना प्रतिशत बच्चों का भाषा विकास अनुकरण के माध्यम से होता है? 90% बच्चों में भाषा का विकास किसके द्वारा होता है? अनुकरण के माध्यम से होता है। भाषा निरंतर परिवर्तनशील है, याद है आप लोगों को बताए थे? निरंतर परिवर्तनशील का मतलब लगातार चेंजेज होता रहता है। कभी हिंदी को इंग्लिश, इंग्लिश को हिंदी हम लोग समझते हैं। जैसे मोबाइल, क्रिकेट, ब्यूटी पार्लर आदि का उदाहरण हमने आपको बताया था। अच्छा, आप लोग ये बताइए, भाषा संप्रेषण का माध्यम है कि नहीं? भाषा संप्रेषण का माध्यम है। अगर हमारे पास भाषा नहीं होता तो क्या हम संप्रेषण कर पाते हैं? क्या हम कम्युनिकेशन कर पाते हैं? नहीं। कम्युनिकेशन तब पॉसिबल है जब हमारे पास भाषा है। उसके बाद बोले थे भाषा ध्वनि शब्द व्याख्या आदि का क्या है? समूह है। हमने बोला था कि सबसे पहले आता है ध्वनि, ध्वनि से मिलकर बनता है वर्ण, वर्णों के समूह को बोलते हैं शब्द, शब्दों के समूह को बोलते हैं वाक्य, वाक्यों के समूह को व्याख्या, और इन सारे का समूह क्या कहलाता है? भाषा। उसके बाद बोले थे भाषा सामाजिक सांस्कृतिक रूप से बनता है। जैसा आपका सोशल होगा, जैसा आपका कल्चर होगा, उसी के अनुरूप बच्चों में क्या होगा? भाषा का विकास होगा। भाषा सोचने, महसूस करने और चीजों से जुड़ने का अच्छा साधन है। हमने बताया था समाज से जुड़ना हो, परिवार से जुड़ना हो, लोगों से जुड़ना हो, ट्रेन में एडजस्ट करना हो, बस में एडजस्ट करना हो, कहीं भी किसका जरूरत है? भाषा का। उसके बाद हमने बताया था कि भाषा के लिए संबंध भाषा का वातावरण होना चाहिए। मतलब जिस भाषा को बच्चा को सिखाना है उस भाषा का एक इन्वायरमेंट आप दीजिए, अपने आप वो भाषा को क्या कर लेगा? सीख लेगा। उसके बाद हमने बताया था कि भाषा में मुख्य तत्व क्या होता है? उच्चारण की स्पष्टता। जो बच्चा जितना शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण कर रहा है, हम समझेंगे कि भाषा का विकास उतना ही अच्छा से उस बच्चा में हो गया। जीवन के प्रत्येक स्थिति की संपत्ति हमारा कौन है? भाषा है ना? संयुक्त परिवार में बच्चों का भाषा विकास क्या होता है? अच्छा होता है। अगर ज्वाइंट फैमिली में बच्चों का भाषा विकास क्यों अच्छा होता है? बताए थे आप लोग को, बताइए। क्योंकि बच्चा को संयुक्त परिवार में ज्यादा से ज्यादा बोलने, कहने, सुनने का अवसर मिलता है। इसीलिए संयुक्त परिवार में बच्चों का भाषा विकास अच्छा होता है। अच्छा, भाषा की क्लास में किसी को पीछे छोड़ना है क्या? नहीं ना, सबको एक साथ लेकर चलना है, क्योंकि सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते। हमने आपको बताया था इंडिविजुअल डिफरेंस, याद है? व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता का कॉन्सेप्ट क्या था? कि दुनिया में कोई दो व्यक्ति एक जैसा नहीं हो सकता। इसीलिए आपके क्लास में भी सभी बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते हैं। हो सकता है किसी के पास बुद्धि कम हो, IQ कम हो, किसी के पास बुद्धि लब्धि ज्यादा हो, कोई जल्दी समझ पढ़ ले, कोई लेट से समझे पढ़े, लेकिन आपके लिए दोनों इंपॉर्टेंट, याद है? तो यहां तक की बातें हो गई थी समाप्त। भाषा मस्तिष्क में समरूपी, प्रयोग में लाते विषम रूपी हो जाता है। ये हम आप लोगों को शायद नहीं बताए थे ना।
चलिए, तो इस पैराग्राफ पर आइएगा। पेज नंबर हम लोग का क्या चल रहा है, वो 1 2 3 तीसरा नंबर पेज पर चल रहे थे। भाषा मस्तिष्क में समरूपी और प्रयोग में लाते विषम रूपी। तो देखिए, समरूपी और विषम रूपी का मतलब सबसे पहले समझिए। समरूपी का मतलब होता है समान, समरूपी का मतलब क्या होता है, समान। अब विषम रूपी का मतलब क्या होता है, अलग अलग, असमान, उसको हम असमान भी कह सकते हैं। तो कह रहा है कि भाषा का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो प्रत्येक व्यक्ति में समान होता है। प्रत्येक व्यक्ति में क्या होता है, समान होता है। लेकिन उसको अगर यूज करेंगे, उसको प्रयोग में लाएंगे, तो वो असमान हो जाएगा। कैसे? अब जैसे मान लीजिए हम आप लोग को भाषा अर्जन और अधिगम पढ़ा है, याद है? भाषा अर्जन और भाषा अधिगम आप लोगों को हमने पढ़ाया है। हमने कहा था कि 0 से 5 साल में अगर बच्चा जिस समाज में रहकर भाषा को सीख रहा है वो अर्जन है, और 5 साल के बाद विद्यालय परिवेश में जाकर बच्चा को भाषा सिखाया जाता है, वो अधिगम है। याद है ना? अच्छा, इसमें हमने ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया होगा कि भाई अर्जन क्या है और अधिगम क्या है। लेकिन यहाँ पर जितने भी छात्र बैठे हुए हैं, आप सभी को यहाँ पर बुला करके और हम कहें कि अर्जन अधिगम के बारे में बताइए, तो हमको लगता है कि सबका परिभाषा थोड़ा थोड़ा अलग हो जाएगा। अलग हो जाएगा ना, एक जैसा कोई नहीं बोल पाएगा। आप कभी कोशिश कर सकते, या फिर आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं ऐसा कि हाँ सब कोई एक ही जैसा बोल दे। नहीं, एक जैसा पॉसिबल ही नहीं बोलना, क्योंकि भाषा मस्तिष्क में तो समरूपी है, अर्थात अर्जन अधिगम के कॉन्सेप्ट को सभी कोई जान रहा है, लेकिन उसको प्रकट जब करेगा तब वो क्या हो जाएगा, विषम, मतलब अलग अलग हो जाएगा। ये नेचर होता है भाषा का, ठीक है ना? उसके बाद में देखिए, कहता है भाषा के विविध प्रयोग से विविध कुशलताएं आती है बच्चों में। कह रहा है कि बच्चा को जितना ज्यादा से ज्यादा भाषा का प्रकार आप बताइएगा, उतना ही ज्यादा बच्चे भाषा में क्या होंगे, दक्ष होंगे, कुशल होंगे। मतलब उसमें उतना ही ज्यादा लैंग्वेज का स्किल डेवलप होगा। अच्छा सुनिए, अगर मान लीजिए किसी बच्चा को केवल आम सिखाते हैं, आप केवल आम सिखाते हैं, तो कभी वो मैंगो बोल पाएगा? बताइए। मैंगो शब्द का नाम कभी उसके मुंह पर आपने लिया ही नहीं, उसको केवल आपने सिखाया आम, तो कभी वो मैंगो बोल ही नहीं सकता। बोल सकता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि भाई भाषा का एक ही प्रकार आप उसको सिखाए, तो फिर यह अन्य प्रकार के बारे में समझदारी उसको कैसे विकसित होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि अन्य भाषाओं का ज्ञान उसके पास में है ही नहीं। एक शिक्षक होने के नाते हमारा यह दायित्व बनता है, हमारा यह नैतिक जिम्मेदारी बनता है कि भाषा के क्लास में अनेक भाषा के पहलू से बच्चा को परिचय कराना है। अनेक भाषा के पहलू, परिचय का मतलब ये हो गया, क्योंकि ये आम अगर सिखा रहे हैं तो बच्चा को मैंगो भी सिखाने का प्रयास कीजिए। अलग अलग स्वरूप से उसका जब परिचय होगा तो भाषा के अनेक कुशलता उसमें विकसित होगा। विविध का मतलब क्या होता है? अलग अलग। उसमें एक शब्द लिखा हुआ है, भाषा के विविध प्रयोग से ही, विविध का मतलब क्या? अलग अलग। तो अलग अलग प्रयोग से ही भाषा भाषा का अलग अलग कुशलता बच्चों में क्या होगा, विकसित होगा। अर्थात कहने का मतलब ये हो गया कि जब बच्चा को हम हिंदी इंग्लिश संस्कृत सिखाएंगे, तभी तो हिंदी इंग्लिश संस्कृत को एक शब्द को 3 भाषाओं में बोल पाएगा। मतलब आम, मैंगो, आमरम, समझ में आ रहा है? तो अगर उसको नहीं सिखाएंगे, एक ही भाषा पर उसको स्थलरुद्ध रखेंगे, तो क्या वह अनेक भाषाओं का ज्ञान हासिल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा कि अलग अलग भाषाओं से परिचय कराना बच्चों को क्यों जरूरी है। अच्छा, जरूरी इसलिए भी है क्योंकि हमारा देश विविधताओं का देश है। आपने पढ़ा होगा भारत देश को, भारतीय संविधान को जब पढ़े होंगे, B.R. अम्बेडकर ने ये बातें लिखी अपने संविधान में कि हमारा देश विविधताओं का देश है, और इस विविधता में भी हमको एकता रखना है। अच्छा, हमारे देश में किस किस प्रकार की विविधता है? क्या आपको इसके बारे में समझदारी है? हमारे देश में किस किस प्रकार की विविधता? तो सबसे विविधता की बात करें तो बहुत सारा विविधता हमारे देश में देखने को मिल जाता है। पहनावा और हवा की विविधता। अगर हम बिहार में हैं तो भाई गमछा हमारा फेमस है, हमारा संस्कृति है, हमारा कल्चर है, हमारा शान है। लेकिन कोई पंजाबी है तो उसका पाग उसका शान है। समझ रहे हैं ना? पगड़ी, है ना? राजस्थान में ड्रेस कुछ अलग हो जाता है, बिहार में ड्रेस कुछ अलग हो जाता है। तेलुगु में जाइएगा, तमिलनाडु, केरल, है ना, मतलब दक्षिण भारत के एरिया में, तो दक्षिण भारत में जाइए तो हमारे यहाँ क्या होते हैं कि रोज रात में लोग कंफर्ट होने के लिए अपने घर में आते हैं तो लुंगी पहनते हैं, और वो लोग कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं तो अच्छा लुंगी पहन के जाता है। क्यों? क्योंकि उनका वो कल्चर है, उनका वो कल्चर है, उनका वो संस्कृति है ना? तो आप समझिए ना कि अच्छा है तो सभी भारत में ही, दक्षिण भारत के एरिया, केरल कर्नाटक की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, या फिर
आप राजस्थान की बात कर लो, या फिर आप बिहार की बात कर लो, या फिर पंजाब की बात कर लो, ये सब है कहाँ? विदेश में थोड़े हैं, भारत में ही। लेकिन पहनावा ओढ़ावा अलग अलग आपको दिख रहा है, सबका अलग अलग कल्चर है। तो एक तो ये विविधता हमको दिख रहा है। दूसरा विविधता क्या दिखता है हमको? खाना पीना का। खाने पीने का खूब विविधता है। बिहारी है तो उसके लिए लिट्टी चोखा फेमस है भाई, कहीं मिल गया तो दबा देगा, है ना। लेकिन अगर कोई दक्षिण भारत एरिया का है तो उसके लिए क्या? इडली, डोसा, सांभर, नारियल के तेल में बना सब्जी, वो फेमस है उसके लिए, है ना। ये खाना पीना की विविधता आपको देखने को मिलेगा। मुंबई में अगर मुंबई से कोई बिलोंग करता है तो उसके लिए फेमस क्या है? पाव भाजी। पाव भाजी उसके लिए फेमस है ना। तो हमारे कहने का मतलब ये हो गया कि सब तो है इसी देश में, लेकिन देख रहे खाना पीना की विविधता आपको देखने को मिल रहा है ना। पंजाब वाला जो होगा वो रोटी उसको ज्यादा पसंद है, मक्के की रोटी, सरसों का साग। पंजाबी सब रोटी ज्यादा पसंद करता है, लेकिन बिहारी को चावल चाहिए। समझ में आ रहा है? तो क्या है? ये खाना पीना की विविधता है। और सबसे ज्यादा अगर विविधता आपको अगर हमको देखने को मिलता है तो भाषा का। भाषा का तो इतना ज्यादा विविधता है कि अन्य किसी भी चीज का विविधता उतना नहीं है। भाषा की विविधता की बात करें तो हमारे ही देश में हर 15 किलोमीटर पर भाषा चेंज हो जाता है, हर 15 किलोमीटर पर। यहाँ पर कोई देहाती में बोल रहा है कहाँ जाता नहीं, आवता नहीं, करता नहीं, खाता नहीं, यही ना चल रहा है। लेकिन आप यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर के दूर पर जाइएगा, बैरगनिया सीतामढ़ी जिले के अंतर्गत में आता है, अपने ही जिला के सटे हुए। हाँ, तो वहां पर कहाँ जाइ छे, आवे छे, करे छे, खाई छे, है ना। वहीं प्रॉपर सीतामढ़ी में चले जाइएगा तो वहां पर बोले यहाँ की करे छी, यहाँ कहाँ जाइ छी। वहीं आप सीतामढ़ी से थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए दरभंगा में, यहाँ की करे छे आई, यहाँ कहाँ जाए छे आई, मैथिली टेस्ट आता है वहां पे। आप सोच रहे हैं ये 60 किलोमीटर के अंदर में इतना भाषा का परिवर्तन हो गया है। तो पूरे देश के बारे में सोचिए, पंजाब में जाइए पंजाबी, उड़ीसा में जाइए उड़िया, महाराष्ट्र में जाइए मराठा, गुजरात में जाइए गुजराती, बिहार में आइए भोजपुरी, चलता है ना। तो सबसे ज्यादा अगर विविधता किसी चीज का है वो क्या है? भाषा का। भाई जिस देश में हम रहते हैं उसमें सबसे ज्यादा विविधता भाषा का है, तो एक भाषा से काम चलेगा हमारा? नहीं ना। इसीलिए अपने देश के बच्चों को अनेक भाषाओं का ज्ञान बच्चा को देना है। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि हम विविधता वाले देश में पैदा हुए हैं। हमारे देश में सबसे ज्यादा भाषा की विविधता है, इसीलिए एक भाषा पर बच्चा को कभी भी टिकाकर नहीं रखना है, अनेक भाषाओं का ज्ञान बच्चा को देना है। तो भाई बच्चा ज्ञान अनेक भाषाओं का कैसे ले पाएगा? जब उसके पास में आप विविध मतलब अलग अलग भाषाओं का ज्ञान दीजिएगा, तभी तो वो अनेक भाषाओं को सीख या समझ पाएगा। हमारी बात को समझ पा रहे हैं? हाँ, तो ये हो गया। उसके बाद में कहता है कि भाषा कौन सा बताया नहीं है? भाषा एक कक्षा में महत्वपूर्ण है, किसी को पीछे नहीं छोड़ा जाए, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस वाला कहानी। सभी को एक साथ लेकर चलना है, सभी को एक साथ लेकर चलना है, किसी को पीछे नहीं छोड़ना है। हर एक तरह के बच्चे आपके क्लास में होते हैं, इस बात पर तो चर्चा की ही है। सो गए थे क्या? भाषा सीखने में त्रुटियां होती है, जो गलतियां होती है वो सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा है। देखिए गलती हमारे जीवन का हिस्सा है सभी के लिए। अच्छा, कोई ऐसा व्यक्ति है जो जीवन में आज तक कोई गलती किया ही ना हो? ऐसा हमको लगता है पृथ्वी पर कोई व्यक्ति नहीं होगा। मतलब हम जन्म लिए हैं, हम जन्म लेकर के 0 साल से लेकर के भी 25 साल 26 साल तक हो गए हैं, तो हमारे जीवन में अनेक प्रकार की गलतियां हुई होंगी। अगर कोई कहे कि नहीं सर आज तक से हमसे तो कोई गलती हुआ ही नहीं, तो आप समझ लिए पृथ्वी पर अकेला एक मानव है जिससे आप कोई गलती नहीं हुआ है। लेकिन हमको लगता है वैसा कोई नहीं होगा, ऐसा कोई नहीं होगा। भाई भगवान से जब गलती हो सकता है तो मनुष्य फिर क्या चीज है ना। तो आप यह मानकर चलो कि मनुष्य में गलती करना जो है ना वो उसका नेचर है, वो उसका प्रकृति है। अगर वो गलती नहीं करेगा तो सीखेगा नहीं। सीखने के लिए गलती का होना जरूरी है। अगर किसी बच्चा को आप मैथ दिए हैं बनाने के लिए और मैथ हुआ गलती किया है, इसका मतलब समझ लीजिए कि वो सीख रहा है। अगर वो नहीं गलती किया तो मान के चलिए कि वो नहीं सीख रहा है, वो सीख नहीं रहा, हो सकता है कहीं से चीटिंग कर लिया। समझ में आ रहा है? मतलब सीखने में, लर्निंग में त्रुटि जो होता है ना वो हमारा लर्निंग का प्रमुख हिस्सा माना गया है। अगर कोई बच्चा जब तक नहीं सीखेगा, जब तक नहीं त्रुटि करेगा, तब तक वह सीख ही नहीं सकता।
मनोविज्ञान के अनुसार में ऐसा कहा गया है कि त्रुटि सीखने की जननी है, त्रुटि सीखने की खिड़कियां हैं, त्रुटि सीखने का पायदान है, त्रुटि सीखने की सीढ़ी है। जब तक कोई बच्चा अगर त्रुटि नहीं करता है, गलती नहीं करता है, तब तक वह भाषा को नहीं सीख सकता। अर्थात भाषा सीखने के लिए त्रुटि का होना जरूरी है, या कोई भी काम सीखने के लिए त्रुटि का होना जरूरी है। गलती कर रहा है इसका मतलब ये कि वो सीख रहा है, नहीं गलती कर रहा इसका मतलब ये कि वो सीख नहीं रहा है। इतना कंफर्म रहिए, ठीक है? बात, हमारे बात को समझ पा रहे हैं? तो इसलिए एक टीचर होने के नाते हम आपको यह बात क्यों सिखा रहे हैं? इसलिए सिखा रहे हैं कि आप भी पढ़ाने जाइएगा स्कूल में, आप भी पढ़ाने जाइएगा स्कूल में, तो स्कूल में जाइएगा तो बच्चों से गलती होगा, क्योंकि बच्चे तो सीख रहे हैं, गलती तो होगा। तो गलती होगा तो आप यह मान करके उसको माफ कीजिएगा कि यह सीख रहा है, इसीलिए तो गलती कर रहा है। लेकिन भौतिकवादी जमाने में क्या होता है, टीचर कभी कभी उसको बड़ी नकारात्मक भाव से देखना चालू कर देता है। जैसे सपोज दैट किसी बच्चा को हमने कुछ प्रश्न दिया और कुछ प्रश्न देने के बाद में कहा कि इसको बना करके तुमको लाना है। तो प्रश्न देने के बाद में ऐसा हम कहे कि तुमको इसको बना करके लाना है, और वो बच्चा उस प्रश्न को गलती कर दिया, तो भौतिकवादी जमाने में क्या होता है कि इतना दिन से सिखा रहा है फिर भी गलती कर रहा है। तो हम लोग कुछ नकारात्मक कार्य को करना चालू कर देते हैं। जैसे देख लीजिए, किसी बच्चा को हम जोड़ दिए कि 5 + 2 बराबर क्या होगा, 7 + 3 बराबर क्या होगा, 8 + 3 बराबर क्या होगा। इस तरह के प्रश्न बच्चा को जब हम दिए तो बच्चा सही बना कर लाया है। 5 + 2 बराबर 7, 7 + 3 बराबर 10, 8 3 होना चाहिए 11, लिख दिया 12। गलती हो गया भाई, गलती हो गया। तो भौतिकवादी जमाने के टीचर क्या करेंगे, 7 5 2 7 वेरी गुड, बहुत अच्छा, 7 3 10 वेरी गुड, बहुत अच्छा, 8 3 11। अरे 3 महीना से तुमको जोर सिखा रहे हैं, उसके बावजूद भी तुम गलती कर रहे हो। 8 3 कितना होता है, 11 होता है, लिखा है 12। बेहुदा, तुम नहीं, चपरासियों के लायक नहीं है तुम, जाओ। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये पूरा काटने के बाद में कभी कभी कोई टीचर ऐसे होते जो कॉपी भी फेंक देते। तुमसे कुछ नहीं होने वाला है, 4 महीने से तुमको हम एडिशन सिखा रहे हैं, लेकिन अभी तक तुमको पता नहीं कि 8 और 3 11 होता है। बेहुदा, चपरासी के लायक नहीं है, बोझ है तुम, जाओ। कॉपी फेंक दिया। अब आपकी एक भाषा से उस बच्चे के जीवन में इतना नकारात्मक धारणा आ जाएगा, इतना नकारात्मक धारणा कि आप सोच नहीं सकते। वो बच्चा धीरे धीरे जाता है, अपने कॉपी को उठाता है और उसके बाद में अपने बैग में डालेगा। वह बच्चा जिसका आपने कॉपी फेंका है, कभी वो कॉपी उठा करके आएगा आपके पास में, कहेगा उसी समय कि सर हमको और दीजिए? नहीं कहेगा, नहीं कहेगा। कॉपी को सीधा पैक करेगा और घर का रास्ता वह देखेगा, और वो अपने आप में यह अनुभव करेगा कि भैया हम जीवन में पैदा ही क्यों लिए, हम तो चपरासी के लायक भी नहीं है, हमको तो जोड़ भी नहीं आता है। क्योंकि ये बोले कौन है, तो गुरुजी बोले हैं, मजाक थोड़े है। इतना पढ़ा लिखा आदमी हमको बोल दिया कि तुम चपरासी के लायक नहीं है, इसका मतलब बच्चा उसको सच मानना चालू कर देता है, उसको लगता है कि सही में हम नहीं। समझ में आ रहा है? तो क्या आपको ऐसा काम करना चाहिए? नहीं। त्रुटि तो सीखने की जननी है, गलती कर रहा है बेचारा, सीख रहा है, सुधारिए उसको। इसका एक और उपाय हो सकता था, 5 2 7 वेरी गुड, 7 3 10 वेरी गुड, 8 3 देखे गलत है तो हम बोले कि बेटा 8 काउंट करो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 वेरी गुड। ये क्या है, 3। 8 के बाद में 3 को ऐड करो, 8 के बाद क्या आता है सर, 9, उसके बाद 10, उसके बाद 11। कितना आया, 11। लिखा कितना है, 12। इतना अच्छा बच्चा है फिर भी गलती कर देता है। आईएएस बनेगा तुम भविष्य में चलकर। समझ में आ रहा ना? आप पूरा जोर को सही कर दीजिए आप, उसके बाद तुरंत उसी समय आप उसको 10 को जोड़ दीजिए, खुशी खुशी बना कर लाएगा, फिर बोलेगा यस सर ठीक है। लेकिन कॉपियां फेंक दिए हैं, उसके बाद में लाएगा बनाने के लिए? नहीं ना। तो आप सोचिए, आपका एक सकारात्मक और नकारात्मक व्यवहार बच्चों के जीवन के ऊपर कितना प्रभाव डालता है। सर मेरे साथ हुआ है 4th क्लास में एक जो है ना, एक बच्चा इसमें कह रहा है लाइव में कि सर मेरे साथ ये 4th क्लास में हुआ है। हम ना जाने कितनों के साथ हुआ होगा। हम ये जो बात बोले एकदम धरातलीय बात है, जमीनी बात है।
ये कोई आकस्मिक बात नहीं है, ऐसा होता है। आज जो शिक्षक ऐसा काम बच्चों के साथ में कर रहे हैं वो शिक्षक नहीं है, वो रक्षक नहीं है, भक्षक। क्योंकि ध्यान रखिएगा, आपको लोग देवता मानता है इस पृथ्वी पर शिक्षक को। क्या कि शिक्षक ऐसा पद है कि बच्चा तो प्रणाम करबे करता है, बच्चा के पिताजी भी प्रणाम करते हैं, अब बच्चा के दादाजी भी प्रणाम करते हैं, उसके परिवार का हर सदस्य आपको प्रणाम करता है। एगो मात्र ऐसा पोस्ट है दुनिया में, वो है मास्टर। बाकी किसी पद पर इतना सम्मान आपको मिलने वाला नहीं। तो जिसमें मतलब दुनिया में आपको लोग भगवान समझ रहे, भगवान का काम ऐसा होगा जी? भगवान का काम कुछ अच्छा होना चाहिए भले के लिए, तो भले के लिए आप ऐसा काम कर सकते हो। कैसा? सभी को सही करके फिर से दे देते और बोलते कि बना कर लाओ, समझा देते, बता देते, सिखा देते। एक शिक्षक होने के नाते आपका दायित्व ये होना चाहिए ना। समझ में आ रहा? अब ये जो हम बात बोल रहे हैं ये पेडागोजी में आएगा, ये पेडागोजी में आएगा। जितना भी लेक्चर हम आपको सुनाते हैं ना, इसी से रिलेटेड कथन आपको प्रश्न में आएगा। तब उस समय आपके दिमाग का घंटी बजेगा और लगे क्या, अरे सर जी तो ये बताएं ऐसे करना चाहिए हमको। पेडागोजी का मतलब क्या है? आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। आप जो है उससे मतलब नहीं है, एक शिक्षक के रूप में आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो एक शिक्षक के रूप में त्रुटि करने पर व्यवहार हमारा ऐसा होना चाहिए, न कि पूरा काटने वाला व्यवहार होना चाहिए। समझ में आ रहा है? यही मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। इसलिए क्योंकि त्रुटि सीखने की क्या है, जननी है। त्रुटि सीखने की खिड़कियां है। बच्चा गलती करेगा तो सीखेगा, नहीं गलती करेगा तो नहीं सीखेगा। ठीक है, बात क्लियर? चलिए, उसके बाद में कहता है कि बच्चे विद्यालय शिक्षा के शुरुआत से पहले ही भाषा के जटिलताएं और नियमों का आत्मसात पूर्ण भाषिक क्षमता रखता है। मतलब इस लाइन को साधारण शब्दों में मैं आपको समझाना चाहता हूं। ये लाइन यह कह रहा है कि बच्चा अगर विद्यालय नहीं गया रहता है, क्या उसके पहले उसमें भाषा का विकास नहीं हुआ रहता है? हुआ रहता है। 5 साल का हो जाएगा उसके बाद ना एडमिशन होगा उसका विद्यालय में। लेकिन विद्यालय जाने से पूर्व बच्चों में कोई भाषा का विकास नहीं हुआ रहता है क्या? हुआ तो रहता है। हम आपको भाषा अर्जन और भाषा अधिगम किस लिए पढ़ाए? अर्जन में हमने आपको बताया था ना कि 0 से 5 साल की अवस्था के दौरान बच्चा जो भाषा को सीखता है उसे हम अर्जन कहते हैं। याद है? 5 साल में भाषा को सीखा है ना जी। तो विद्यालय जाने से पूर्व भी बच्चों में अनेक भाषिक क्षमताएं विकसित होती है। लेकिन वो कैसा होता है? बहुत ही जटिल होता है, कंफ्यूजन वाला होता है, क्लियर नहीं कर पाता है अपने आप से। जैसे पानी के बारे में घर में मम सीखा था कि मम कहेंगे तो हमको ये चीज मिलेगा। लेकिन स्कूल में जब गया तो मम बोला तो मैडम बोली नहीं मम नहीं बोलो, पानी बोलो। पानी बोला तो इंग्लिश वाले सर बोले नहीं पानी नहीं बोलो, वाटर बोलो। उसको कंफ्यूजन हो गया कि घर पर मम मांगते थे फिर भी यही चीज मिलता था, हिंदी वाले सर से पानी मांगते हैं फिर भी यही चीज मिलता है, इंग्लिश वाले सर से वाटर मांगते हैं फिर भी यही चीज मिलता है। भाई मामला क्या है तीनों का? तब बाद में उसको पता चलता है कि अच्छा वो हमारा घरेलू भाषा था, पानी हिंदी भाषा है और वाटर इंग्लिश भाषा, लेकिन है एक ही चीज तीनों। ये क्लियर कहाँ होगा? विद्यालय में। तो विद्यालय में जो जटिलता है, बच्चों के दिमाग में जो जटिलताएं विकसित हुई हैं या पहले से उसको दिमाग में जो एडजस्ट किए हुआ है, वो धीरे 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 विद्यालय में क्या होता है, समाप्त होता है। और उस कंफ्यूजन को धीरे धीरे बच्चा क्या करता है, क्लियर करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मतलब। आपको हम ये सिखाना चाह रहे हैं कि विद्यालय जाने से पूर्व बच्चों में भाषा का विकास हुआ रहता है। लेकिन कैसा भाषा का विकास? अनेक जटिलताओं और संबंधितता वाला। ठीक है ना, कंफ्यूजन वाला, जो बच्चा जल्दी समझ नहीं पाता है। जैसे जैसे वह समय देता है विद्यालय में, वैसे वैसे चीजों को वह समझ पाता है। ठीक है, बात क्लियर होगी? देखिए, भाषा सीखने के दो स्वरूप हो सकते हैं। बच्चा भाषा या तो अनौपचारिक रूप से सीखेगा या फिर औपचारिक रूप से सीखेगा। और हम आपको औपचारिक अनौपचारिक के बारे में बता चुके हैं, याद है? जो क्लास किए होंगे उनको हम औपचारिक और अनौपचारिक दोनों के बारे में चर्चा किए थे, याद है? तो क्या बताए थे बताइए तो? औपचारिक अनौपचारिक में हमने क्या बताया था?
ठीक है। और हाँ, औपचारिक में समय, दिन, स्थान, सीखने वाला, सिखाने वाला फिक्स होता है। मतलब एक निश्चित चार दीवारी के अंदर जो शिक्षा बच्चों को दिया जाता है, दैट इज फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा। लेकिन अनौपचारिक में क्या था? न कोई सीखने वाला था, न सिखाने वाला था, न समय फिक्स था, न दिन फिक्स था, न स्थान फिक्स था, कोई बाउंड्री नहीं है उसमें। तो भाषा को बच्चा दो रूप से सीख सकता है, या तो वो औपचारिक से भी सीख सकता है और अनौपचारिक से भी सीख सकता है। ठीक है ना? तो पढ़े लिखे समाज के द्वारा जो स्वीकृत, स्वीकृत का मतलब क्या हुआ? रजिस्टर्ड। पढ़े लिखे समाज के द्वारा जो रजिस्टर्ड भाषा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? औपचारिक भाषा। अब बच्चा जो माता पिता, पेरेंट्स, समाज, जनसंचार, इंटरनेट, मोबाइल, मीडिया संसाधन से आदि जो सीखता है सुनकर, वो कौन भाषा होता है? अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है ना? सबसे ज्यादा बच्चा 0 से 5 साल की अवस्था में अनौपचारिक रूप से ही भाषा को सीखता है। 5 साल के बाद में वो फॉर्मल की तरफ जाता है, लेकिन 5 साल के पहले ज्यादा फॉर्मल वो नहीं जानता है। क्योंकि आप देखिएगा 2 साल के किसी बच्चा को, 3 साल के बच्चा को यह याद हो गया हो कि नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया, है ना? याद हो जाता है कि नहीं आज के डेट में? क्योंकि भाई यूट्यूब है, 5G हमारे पास, दिन रात उसी को बच्चा सुन रहा है, सुनते सुनते उसको याद हो जाता है। लेकिन उस कविता को याद किया है तो वह सब उसके लिए अभी क्या है? अनौपचारिक है। वो सीखने का प्रोसेस क्या है? अनौपचारिक है ना? लेकिन आप उसको कहिए तो कि थोड़ा लिख कर दिखाओ तो नानी तेरी मोरनी, लिख पाएगा? नहीं। जिस दिन वो लिख दिया तो समझ लेना कि औपचारिक भाषा भी यह सीख लिया। तो जनसंचार के माध्यम से जो बच्चा भाषा को सीखता है, माता पिता, दादा दादी, अंकल आंटी, समाज, परिवार, पड़ोस, जनसंचार के माध्यम से भाषा का सीखना अनौपचारिक है। लेकिन पढ़े लिखे समाज के द्वारा जो स्वीकृत भाषा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? औपचारिक। बच्चों में भाषा सीखने का दो तरीका हो सकता है, या तो बच्चा औपचारिक रूप से भी भाषा को सीख सकता है और नहीं तो अनौपचारिक रूप से भी वो भाषा को सीख सकता है। बोलो क्लियर? तो देखिए आपके नोट्स में दो पार्ट बटा होगा भाषा का, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। औपचारिक में हम लिखे होंगे जो भाषा क्षेत्र के पढ़े लिखे समाज के द्वारा स्वीकृत भाषा हो, वह हमारा कौन हो जाएगा? औपचारिक। अनौपचारिक में माता पिता, घर, पड़ोस, परिवेश, समाज, परिवार, जन संचार के माध्यम से जो बच्चा भाषा को सीख रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसको हम लोग बोलेंगे अनौपचारिक भाषा। ठीक है ना? एक स्टूडेंट इसमें कह रहा है कि सर आवाज रुक रुक के आ रहा है। सभी को रुक रुक के आ रहा है क्या? सबको रुक रुक आ रहा है कि या केवल एक आदमी को प्रॉब्लम है? एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। सब लोग तो कमेंट कर रहे हैं क्लियर है। इसका मतलब जिनको रुक रुक के आ रहा है, एक बार आप लाइव से लेफ्ट होकर के फिर से ज्वाइन कीजिए, रिफ्रेश कर लीजिए, मोबाइल को रिफ्रेश कर लीजिए, तभी ठीक होगा। बाकी सब में क्लियर है, इसका मतलब हमारे तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग आते हैं किस पर? मातृभाषा पर। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मातृभाषा से 1 नंबर का सवाल आपको पूछा जाएगा। ठीक है ना? देखिए मातृभाषा की अगर हम बात करते हैं तो मातृभाषा को आमतौर पर आप समझिएगा घर की भाषा। किसकी भाषा? घर की भाषा। ठीक है। और एक होता है हमारा मानक भाषा, स्टैंडर्ड लैंग्वेज। ठीक है ना? देखिए मातृभाषा को हम लोग प्राथमिक भाषा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक भाषा। इसको हम लोग प्राइमरी लैंग्वेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है ना? मानक भाषा को हम लोग विद्यालय की भाषा कहेंगे आमतौर पर, विद्यालय की भाषा। दूसरा, यह जो भाषा होता है वो हमारा होता है द्वितीयक भाषा। इसको हम लोग सेकेंडरी लैंग्वेज के नाम से भी जानेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल एक आपको हम दे रहे हैं कि पानी को अगर कोई बच्चा मम कह रहा है तो मम कौन भाषा हो गया? मातृभाषा।
लेकिन इसी मम को बच्चा अगर कह रहा है पानी और वाटर, तो ये हमारा कौन भाषा हो गया? कौन भाषा? मानक भाषा। ठीक है। सबसे पहले जब बच्चा जन्म लेता है या फिर भाषा को सीखना जब वो प्रारंभ करता है, तो पहले वो मानक भाषा को नहीं सीखता है। किस भाषा को सीखता है? मातृभाषा को। लेकिन मातृभाषा को सीखता तो है, लेकिन पूरा जीवन प्रयत्न आपको मातृभाषा भी नहीं सीखना है। एक उम्र के बाद आपको मानक भाषा पर आना ही पड़ेगा। जैसे हमने अभी कहा ना कि गलतियां सीखने की जननी हैं, तो गलती करने का भी वो उम्र होगा। और 26 साल का कोई व्यक्ति 7 + 5 13 लिख दे, तो ये कोई उम्र है गलती करने का? नहीं ना। माफी के लायक होगा? नहीं होगा। लेकिन कोई 4 साल का बच्चा अगर 7 + 5 13 लिख दिया है, तो हम कहेंगे कि वो माफी योग्य है। लेकिन 25 साल का कोई व्यक्ति 7 + 5 अगर 13 लिखा है, तो वो माफी योग्य नहीं है। मातृभाषा सबसे पहले बच्चा सीखेगा, यह हम मानते हैं, लेकिन जीवन प्रयत्न मातृभाषा उसके जहन में नहीं रहना चाहिए। एक उम्र के बाद आपको मातृभाषा से धीरे धीरे मानक भाषा की तरफ आना पड़ेगा। हमारे बात को समझ पा रहे हैं? इसको प्राइमरी लैंग्वेज कहा गया। अगर मातृभाषा के बारे में पहला कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊं, हमको मातृभाषा ही पढ़ना है, तो सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट यह है कि अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज मदर टंग लैंग्वेज, इसको बोलते हैं मदर टंग लैंग्वेज, तो आप कहना कि माँ के दूध से जिस भाषा का विकास बच्चों में होता है, उसे हम मातृभाषा कहते हैं। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि समाज, परिवार, पड़ोस, आस के द्वारा जिस भाषा का विकास बच्चों में होता है, उसे हम मातृभाषा कहते हैं, है ना। मातृभाषा को प्राथमिक या प्राइमरी लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। मम हमारा क्या है? मातृभाषा। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे मानक भाषा के बारे में, तो कहना पढ़े लिखे समाज के द्वारा या फिर विद्यालय के द्वारा जो स्वीकृत भाषा बच्चों को सिखाया जाता है, उसे हम कौन भाषा बोलेंगे? मानक भाषा बोलेंगे, स्टैंडर्ड लैंग्वेज। स्टैंडर्ड लैंग्वेज का उदाहरण क्या था? पानी और वाटर। लेकिन ध्यान रखिएगा, बच्चा जब छोटा रहता है तो मातृभाषा सबसे पहले सीखेगा, लेकिन मातृभाषा से धीरे धीरे उसको कहाँ ट्रांसफर करना है? मानक भाषा पर ट्रांसफर करना है। हमेशा के लिए मातृभाषा पर नहीं रखना है। 25 साल का कोई व्यक्ति अगर बोले कि सर हमको मम चाहिए, तो पूरा जग हंसाई हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? लेकिन 2 साल का कोई बच्चा बोलेगा कि पापा मम चाहिए, तो कोई जग हंसाई होगा? नहीं, क्योंकि अभी उस अवस्था में है, वो मातृभाषा को बोल सकता है। लेकिन 26 साल का कोई व्यक्ति मातृभाषा में बोल सकता है? जी नहीं, है ना। तो हमने क्या किया है, 26 साल का वो व्यक्ति मातृभाषा वो भी बोल रहा था बच्चा में, लेकिन धीरे धीरे अब उसका ट्रांसफर कहां पर हो गया? मानक भाषा पर, है ना। तो आपको सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले भाषा की क्रियाशीलता अगर बच्चों में उत्पन्न होती है, तो मातृभाषा का जन्म लेने के बाद अगर उसके दिमाग में भाषा का कोई क्रियाशीलता सबसे पहले विकसित होता है, तो वो हमारा कौन है? मातृभाषा है। पहला पॉइंट। दूसरा ये समझना है कि भाई प्राथमिक कक्षा में, प्राथमिक कक्षा का मतलब 1 से 5 क्लास, 1 से 5 क्लास तक बच्चा को मातृभाषा का सहायता लेकर ही हमको सिखाना चाहिए। ध्यान रखिएगा, हमारे बात पर गौर कीजिएगा। 1 से 5 क्लास तक मातृभाषा का सहायता लेकर सिखाना है, केवल मातृभाषा नहीं सिखाना है। मातृभाषा सिखाने में और मातृभाषा का सहायता लेकर सिखाने में अंतर है। हेल्प ले सकते हैं हम उसका, लेकिन मातृभाषा नहीं सिखाएंगे। हेल्प लीजिए आप। जैसे कोई बच्चा अगर क्लास 1 में है, अगर वो कह रहा है कि सर मम चाहिए, तो हम हेल्प लेंगे। उसको डांटेंगे नहीं कि तुम मम काहे बोला है जी, पानी बोलो तब देंगे पानी। नहीं, उसको एक्सेप्ट करेंगे। हम कहेंगे वाह वेरी गुड, मम चाहिए था, हाँ अच्छा बेटा, ये मम जो होता है ना, जिसको तुम मम कहते हो, तो यस सर, इसको हिंदी में पानी कहा जाता है, और इसको इंग्लिश में पता है क्या कहा जाता है? जानना चाहते हो? तो यस सर, वाटर। तो कल से अब क्या कहना है? पानी और वाटर। ठीक है ना। 1 दिन में नहीं समझेगा, 2 दिन में नहीं समझेगा, 3 दिन में नहीं समझेगा,
अगर एक सप्ताह तक यह बात उसके जहन में रिपीट किया जाए तो हमको लगता है कि एक सप्ताह बाद डायरेक्ट वो बोल देगा कि सर हमको पानी चाहिए। तो हमने क्या किया है, मातृभाषा का हेल्प लेकर मानक भाषा को सिखाया। ठीक है ना। अगर वही हम कहते कि मम क्या होता है हम नहीं जानते, कहां से सीख लिया मम पानी बोलो, तब मातृभाषा का आप हेल्प ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। मनोविज्ञान कहता है कि प्राथमिक कक्षा तक बच्चा में क्या करना है, मातृभाषा का हेल्प लेते हुए, सहायता लेते हुए मानक भाषा को सिखाना है। ठीक है बात। दूसरी बात यह कहता है कि बच्चा के ज्ञान के विकास में सहायता करता है कौन, मातृभाषा। सही बात है। अगर बच्चा के नॉलेज को डेवलप करना हो तो मातृभाषा बहुत सहायता करता है उसके नॉलेज को डेवलप करने में। दूसरी बात, तीसरी बात यह कह रहा है कि भाषा जो है, मातृभाषा सबसे पहले बच्चों के दिमाग में क्या होता है, क्रियाशीलता उत्पन्न होता है। मतलब हमने अभी आपको बताया ना कि जन्म लेने के बाद अगर किसी भाषा का सबसे पहले क्रियाशीलता बच्चों के दिमाग में अगर उत्पन्न होता है तो हमारा कौन भाषा है, मातृभाषा। ठीक है बात, क्लियर हुआ। तो ये सब कहानी हो गई हमारा किसका, मातृभाषा का। देखिए यही सब चीज लिखा होगा आपके नोट्स में, देखिए तो मतलब फाइनली आप समझ गए ना कि मातृभाषा क्या है। इसको रटना नहीं है, बता रहे हैं हम आपको, रटिएगा नहीं, रटिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, रटना तो बिल्कुल नहीं, समझना है। मातृभाषा का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में गया ना। पहला चीज ये कि घर परिवार समाज आस पड़ोस के द्वारा जिस भाषा का विकास बच्चों में होता है उसे मातृभाषा कहते हैं। दूसरा चीज, प्राथमिक कक्षाओं तक बच्चा को मातृभाषा का सहायता लेकर भाषा सिखाना चाहिए। तीसरा चीज, मातृभाषा ज्ञान के विकास में सहायता करता है। चौथा चीज, अगर हमको मानक भाषा सिखाना है तो मातृभाषा का हेल्प लेकर हम मानक भाषा को सिखा सकते हैं। अगर हमको औपचारिक भाषा सिखाना है तो हम मातृभाषा का हेल्प लेकर औपचारिक भाषा को भी सिखा सकते हैं। कुल मिलाकर कहे तो मातृभाषा में बच्चों को पढ़ाना या सिखाना बहुत आसान है और बच्चे आराम से उसको समझ भी लेंगे। हम आपके सामने अगर पूरा साइकोलॉजिकल भाषा का प्रयोग करके पढ़ाना चालू करें तो आप हमारे बात को बहुत जल्दी नहीं समझ पाइएगा, नहीं समझ पाइएगा। अगर समझ भी पाइएगा तो 10 मिनट में, 15 मिनट में, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा में उब जाइएगा आप। 1.5 घंटा का क्लास हमारा आप नहीं ले पाइएगा क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा। क्लास में अगर टाइम नहीं बुझा रहा है आपको, इसका मतलब समझ लीजिए कि आपको चीजें समझ में आ रहा है। ये कैसे हो रहा है, हम आपको अपने व्यवहारिक भाषा में सिखा रहे हैं। न ज्यादा इंग्लिश बोल रहे हैं, न ज्यादा हिंदी बोल रहे हैं, न ज्यादा मनोविज्ञान बोल रहे हैं। आम भाषा जो है, जो हम बोलचाल की भाषा को यूज करते हैं, उसी भाषा में हम आपको क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो उस भाषा के द्वारा हम पढ़ा रहे हैं तो चीजें थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए, आपको सीखने के लिए चीजें थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। हमारी बात को समझे आप, ठीक है ना। तो देखिए आप मातृभाषा के बारे में क्या क्या लिखा हुआ, कहता है भाषा का वह रूप जिसे बच्चा सबसे पहले अपने परिवार में रहकर सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। अब यही बात सीखा है। कहता है कि यह भाषा बच्चे अपने माता पिता दादा दादी और परिवार के द्वारा सीखते हैं। अब यही बात सीखा है। कहता है औपचारिक शिक्षा में मातृभाषा का तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष की भाषा से होता है जिसके माध्यम से उच्च क्षेत्र का पढ़ा लिखा समाज विचार विनिमय करता है। कह रहा है किसी बच्चा को अगर फॉर्मल लैंग्वेज सिखाना है तो आप मातृभाषा का सहायता लेकर फॉर्मल लैंग्वेज सिखा सकते हैं। विनिमय का मतलब चेंज, एक दूसरे में चेंज। जैसे अगर हमको मम से चेंज करना है पानी या वाटर पर उसको लेकर जाना है तो सहायता हम ले सकते हैं, किसका, मातृभाषा का। कहता है कि मातृभाषा बच्चे के ज्ञान के विकास में सहायक होता है। अभी हम आपको यही बात बताएं कि हमारे नॉलेज के डेवलपमेंट में सहायता कौन करता है, मातृभाषा। मातृभाषा विचार विनिमय और शिक्षा ग्रहण करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। हाँ भाई, बालकों के लिए तो सबसे अच्छा माध्यम कौन है, मातृभाषा ही है। उसके बाद में हमने बोला कि मातृभाषा में ही बच्चों के मस्तिष्क में सबसे पहले क्रियाशीलता उत्पन्न होती है। बोले हैं ना कि जन्म के बाद अगर किसी भाषा में सबसे पहले क्रियाशीलता उत्पन्न होती है तो किसका, मातृभाषा का। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, मातृभाषा होना चाहिए। क्लियर है।
मातृभाषा में अगर बच्चा को सिखाएंगे प्राथमिक स्तर पर तो बच्चे बड़ी आसानी से चीजों को सीख पाएंगे या फिर समझ पाएंगे। बोलो क्लियर। अब इतना पढ़ाने के बाद में आपके दिमाग में यह बात आ रहा होगा कि सर सवाल कैसे पूछेगा इससे। तो हम आपको एक सवाल पूछते हैं, आप लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है। मातृभाषा से, मातृभाषा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, मातृभाषा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, क्योंकि सत्य असत्य वाला सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है सीटेट में, है ना। फैक्ट वाला सवाल आपसे नहीं पूछता है, सत्य असत्य, सही गलत, इस टाइप के सवाल। कौन सा कथन असत्य है। तो पहला कथन यह है कि घर परिवार समाज के द्वारा इस भाषा को सीखा जाता है। दूसरा कथन यह है कि ज्ञान के विकास में सबसे ज्यादा भूमिका निभाने वाला मातृभाषा होता है। तीसरा कथन यह है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा नहीं होना चाहिए। और चौथा कथन यह है कि विचार विनिमय और शिक्षा ग्रहण करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम हमारा मातृभाषा होता है। बताइए सही असत्य कथन कौन। तीसरा नंबर असत्य, क्या कि हम उसमें क्या बोल दिए हैं, नहीं है। हाँ, हमने कहा, हम यह कहते कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा ग्रहण करने का सबसे अच्छा माध्यम हाँ, चलिए आवाज जा रही है, थोड़ा देर के लिए ब्रेक हो गया होगा, सॉरी। चलिए, तो हमारे कहने का मतलब ये हो गया। हाँ, तो हमने जो तीसरा कथन बोला था वो क्या बोला था, हमने कहा था कि मातृभाषा में ही बच्चों प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा नहीं होना चाहिए। ये गलत हो गया, होना चाहिए। समझ में आना। तो आप बताइए, मातृभाषा का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप कैसे पकड़ पाइएगा, उसको आप कैसे सीख पाइएगा। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। मातृभाषा का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप कैसे सीख पाएंगे। ऑफिस में बैठ जाइए, ऑफिस में बैठ जाइए, ऑफिस में मातृभाषा का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप कैसे, बैठा लो भाई, आगे थोड़ा सा खसक जाओ। हाँ। मातृभाषा का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप कैसे सीख पाइएगा, कैसे समझ पाइएगा। तो मातृभाषा का कॉन्सेप्ट आप सीख और समझ तब पाएंगे जब आपको पूरे मातृभाषा के कॉन्सेप्ट का ज्ञान रहेगा, तभी आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। अगर पूरा मातृभाषा का ज्ञान नहीं है तो क्वेश्चन बनेगा आपसे। हम तो ये भी कहकर निकल सकते थे कि घर परिवार समाज के द्वारा जिस भाषा का विकास बच्चों में होता है उसे हम मातृभाषा कहते हैं, इतना कहकर निकल सकते थे ना। लेकिन इतना कहने से जो हम क्वेश्चन पूछे हैं उसका काम चल जाता, नहीं चलता। मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, किसी भी कॉन्सेप्ट को जानना तो डिटेल जानना, तब आपका सीटेट में काम चलेगा। शॉर्टकट में कोई भी भूमिका इसमें नहीं। एक लाइन में किसी कॉन्सेप्ट को आप जानने का प्रयास कीजिएगा सीटेट में, तो आप जान तो जाइएगा लेकिन क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो फिर फायदा क्या। जान तो गए या क्वेश्चन नहीं बना तो फिर उसे कोई लाभ है, कोई प्रॉफिट नहीं है उसे। इसका मतलब यह सोचिए, गेट खड़ा कर दीजिए थोड़ा। इसका मतलब यह सोचिए कि किसी भी कॉन्सेप्ट को बहुत ही डिटेल समझना है, तभी उस कथन के बारे में या उस कॉन्सेप्ट के बारे में सत्य या असत्य कथन को आप पहचान पाइएगा, जान पाइएगा, समझ पाइएगा। बोलो क्लियर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट पर। हमको लगता है कि मातृभाषा और मानक भाषा का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा आपका, और ये कंफर्म है, 1 नंबर का सवाल यहां से पूछेगा आपसे। मातृभाषा से हिंदी शिक्षण में 1 नंबर का सवाल आपसे पूछा ही जाएगा, दोनों पेपर में। हम जो अभी पढ़ा रहे हैं ना वो कॉमन पेपर में सब में चलेगा।
हम ऐसा टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं कि आप पेपर 1 वाले हो तब, चाहे पेपर 2 वाले हो तब, दोनों को पढ़ना है। अगर वैसा नहीं होता तो फिर हम अलग अलग कर देते ना, कुछ दिन के बाद में अलग कर देंगे, पेपर 2 का अलग, पेपर 1 का अलग। लेकिन अभी जो सिलेबस हमारा चल रहा है वो कंबाइंड है, पेपर 1 और 2 दोनों के लिए, क्योंकि पेडागोजी दोनों में पढ़ना है। 6 से 8 में भी पढ़ना है और 1 से 5 में भी पढ़ना है। ये जो पेडागोजी है कॉमन पेडागोजी है, ये सब में पूछेगा ये, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, भाषा शिक्षक के कार्य। एक लैंग्वेज टीचर का क्या क्या काम होता है उस पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। भाषा शिक्षक का कार्य। देखिए लैंग्वेज टीचर का क्या क्या काम होता है इस पर हम लोग बातचीत करते हैं। सबसे पहला बात आपको यह समझना है कि भाषा शिक्षक का कार्य क्या है। मान लीजिए कि आप एक इंग्लिश का टीचर हैं, आप संस्कृत का टीचर हैं, आप हिंदी के टीचर हैं, तो हम आपको सिखाना ये चाह रहे हैं कि भाई एक हिंदी के शिक्षक का क्या काम होना चाहिए, एक इंग्लिश के टीचर का क्या काम होना चाहिए, एक उर्दू के टीचर का क्या काम होना चाहिए, कुल मिलाकर कहें तो एक भाषा के शिक्षक का क्या काम होना चाहिए। सब तो भाषा के ही शिक्षक हुए। पहला काम हमारा, मान लीजिए सपोज दैट कि हम एक हिंदी के शिक्षक हैं, तो हमारा काम क्या होना चाहिए इसके बारे में समझिए। हमारा सबसे पहला काम यह होना चाहिए कि खुद का भाषा आदर्श होनी चाहिए। मतलब देहाती में कहे तो हमको बोलने का ढंग होना चाहिए। अगर हमको बोलने का ढंग नहीं है और हम हिंदी के टीचर हैं तो कभी आप एक्सपेक्टेशन ये नहीं कर सकते हैं कि हमसे अच्छा हमारा बच्चा बोल दे ना, हो ही नहीं सकता। क्योंकि एक कहावत आपने बड़े बुजुर्ग कहकर चले गए कि जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोएगा वही पाएगा। तो एज ए टीचर हम जो बोएंगे वही तो पाएंगे। अब हमको खुद बोलने का ढंग नहीं है और हम एक हिंदी के शिक्षक हैं, तो बच्चे बहुत शुद्ध हिंदी बोल सकते हैं ना, क्योंकि हमने आपको बताया है 90% बच्चों में भाषा का विकास अनुकरण के माध्यम से ही होता है। कॉपी करके ही बच्चा भाषा सीखता है। मास्टर को जब खुद बोलने का ढंग नहीं है तो बच्चा क्या सीखेगा जी, सीख पाएगा नहीं ना। तो पहला पॉइंट देखिए क्या कहता है कि शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता बच्चों की भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। करा कि हमारा खुद का भाषा अगर अच्छा होगा तो हमारे भाषा को सुनकर ही बच्चे भाषा में क्या होंगे, कुशल होंगे। मतलब अगर हमारा भाषा अच्छा है तो आप यह एक्सपेक्टेशन कर सकते हो कि हमारा बच्चा भी अच्छे भाषा का प्रयोग करेगा। लेकिन आपका खुद का भाषा अगर अच्छा नहीं है तो आप एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं कि बच्चा अच्छा बोल देगा, क्योंकि आप ही को देखकर तो वो सीख रहा है। आपको आइडियल माना है, आपको वह आदर्श माना है। आदर्श मानना का मतलब समझ रहे हैं, जिसको जो व्यक्ति आदर्श मान लेता है ना उसी के अनुरूप वो अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। तो कोई शिक्षक को आदर्श मानता है, कोई हीरो को आदर्श मान लेता है, मानता है कि नहीं। सलमान खान का नाम सुने होंगे, सुने हैं कि नहीं, बोलिए भाई, सुने हैं ना। मूवी भी देखे होंगे सलमान खान का, और सलमान खान का मूवी देखे होंगे तो उनका एक मूवी याद होगा आपको, तेरे नाम याद है, तेरे नाम याद है। अब वो तेरे नाम मूवी जब आप देखे थे तो न जाने कितने लोग उनको आदर्श मान लिए थे। मतलब वही हेयर कटिंग उस समय चला हुआ था, है ना। और क्या हुआ था कि बहुत सारे लोग अब उनको आदर्श मानना चालू कर दिए थे। अब हेयर स्टाइल हो चाहे, अब उनको जो उनका जो खास आदर्श व्यक्ति होगा, उनको जो खास आदर्श मानता होगा, आइडियल मानता होगा, वो उन्हीं की तरह व्यवहार भी करने लगता है, उन्हीं की तरह बोलना, उन्हीं की तरह हेयर स्टाइल रखना, उन्हीं की तरह कपड़ा पहनावा ओढ़ावा सब करना। क्यों? क्योंकि वो उसको आदर्श मान लिया। कोई व्यक्ति सर्वपल्ली राधाकृष्णन को आदर्श मान सकता है, कोई स्वामी विवेकानंद को आदर्श मान सकता है। हम सबके प्रिय स्वामी विवेकानंद, स्टूडेंट के लिए हमको लगता है उससे अच्छा आदर्श कोई नहीं है, क्योंकि जितना मोटिवेशन लाइन वो कहकर चले गए शायद आज तक कोई नहीं बोला, और एकदम ट्रुथ मोटिवेशन लाइन है उनका, आज भी वो सत्य है।
है कि नहीं, जो जमानों पहले वो ककर चलेगा। तो हम लोग के लिए आदर्श भले स्वामी विवेकानंद हो सकते हैं, हम लोग के लिए आदर्श सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो सकते हैं, लेकिन नन्हे बच्चों के लिए आदर्श वो एक शिक्षक को भी मान सकता है कि हमको सर जी जैसा बनना है, ये भी तो हो सकता है। लेकिन सर जी जैसा बनना है, सर जी का खुद का व्यवहार ठीक रहेगा तब ना। अगर सर जी का ही भाषा और व्यवहार ठीक नहीं है तो उनके जैसा कोई बनने का प्रयास करेगा, आप प्रयास भी करेगा तो उन्हीं की तरह बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना। किशोरावस्था में जब बच्चा होता है ना 12 से 18 साल की एज में, तो 12 से 18 साल के एज स्टेनले हॉल महोदय के अनुसार कहा गया आंधी तूफान तनाव संघर्ष का काल है। स्टेनले हॉल ने कहा था आंधी तूफान तनाव संघर्ष का काल है। उन्होंने कहा था कि 12 से 18 में मतलब 6 साल में बच्चों में जितना परिवर्तन होता है, उन्होंने कहा कि भाई पूरे जीवन में उतना परिवर्तन नहीं होता जितना परिवर्तन वो 6 साल में हो जाता है। इसीलिए उसको संघर्ष की अवस्था उन्होंने कहा था। और उन्होंने कहा कि संघर्ष की अवस्था में बच्चा जो है आदर्श भी किसी किसी को मानना चालू करता है। तो हो सकता है हमारा आदर्श सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो, हमारा आदर्श स्वामी विवेकानंद हो, हमारा आदर्श सरदार भगत सिंह हो, हमारा आदर्श चंद्रशेखर आजाद हो, हमारा आदर्श महात्मा गांधी हो, लेकिन किशोरावस्था का आदर्श ये भी हो सकता है कि उसका आदर्श खेसारी लाल यादव हो सकता है कि नहीं बताओ आप। उसका आदर्श कोई भोजपुरी स्टार हो गया हो। समझ रहे? क्योंकि किशोरा अवस्था के बच्चा को सबसे ज्यादा चाहिए सेल्फ रिस्पेक्ट। उसको अच्छा लगता है जब 10 आदमी आके उसके साथ सेल्फी लेता है। उसको नहीं पता है कि जमीनी हकीकत क्या, हमने क्या इज्जत कमाया है। उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पॉपुलैरिटी चाहिए कि भाई का जलवा है, मजाक थोड़े है। समझ में आ रहा है ना। तो वैसे व्यक्ति को आदर्श मान सकता है। इसीलिए किशोरावस्था के बच्चा को आप देखते होंगे, जब 9th में पढ़ रहा है तो बोलेगा आईपीएस बनेंगे, 10th में पढ़ रहा है तो बोलेगा आईएएस बनेंगे, इंटर में बोला तो बोला कि नहीं दरोगा बनेंगे, है ना। उसके गांव में एगो भोजपुरी गायक फेमस हो गया, भोजपुरी गायक फेमस हो गया, करोड़ रुपया कमा रहा है, उसके साथ में हजारों लोग सेल्फी लेने के लिए मार कर रहे हैं, डायरेक्ट ट्रैक चेंज कर देगा, बोलेगा नाम भोजपुरी गायक बनेंगे। समझ में है ना। अब आप सोचिए कहाँ आईएएस, कहाँ आईपीएस, कहाँ दरोगा, कहाँ भोजपुरी गायक। वो अपने आदर्श को ऐसा परिवर्तित कर सकता है कि जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि वो काल ही वैसा है, वो उम्र का दोष है। समझ में आ रहा है ना। तो हमारे कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आप एक लैंग्वेज का टीचर है तो खुद का भाषा अच्छा होना चाहिए, इसलिए क्योंकि आपको बच्चे आदर्श मान सकते हैं। उनके दिमाग में जहन में ये बैठ सकता है कि हमको सर जी जैसा बनना है, तो आपके जैसा अगर कोई बनने का प्रयास कर रहा है तो आप अच्छा होना चाहिए, तभी तो आपके जैसा कोई बनेगा तो वो अच्छा कहलाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये पूरे संरचना को आप समझ गए ना कि खुद का भाषा अच्छा होना चाहिए, तभी आपके भाषा को सुनकर सीखकर कोई और बच्चा सीखेगा, समझेगा। बोलो क्लियर। दूसरा कह रहा कि शिक्षक को भाषण बोलते समय सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। हाँ, ज्यादा चाइनीज नहीं बनना है जान से, है ना। ज्यादा चाइनीज बनने का मतलब समझ रहे हैं। शहर में लोग आकर के जबरदस्ती चाइनीज बन जाता है, जबरदस्ती इंग्लिश बोलना, जबरदस्ती बोला कि अच्छा गाय, वो मैं नहीं देखा उसको, गाय कैसा होता है। समझ में आ रहा है ना। भैंस, अरे उसको तो हम कभी देखे नहीं है, पता नहीं देहात में रहता होगा, है देहाते से। वो जबरदस्ती चाइनीज बन रहा है। मनोविज्ञान कहता है कि भाई आप अपने व्यवहार को अपनाते क्यों नहीं। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि हम गांव के परिवेश के बारे में अगर यहाँ पर कहेंगे शहर में तो लोग हमको समझेगा कि गंवार है, गांव का है। अरे असली जीवन तो गांव में है कि नहीं, बताइए आप। अगर हम पूछे तो असली संस्कृति अगर कहीं जिंदा है तो गांव में, कल्चर अगर कहीं जिंदा है तो गांव में, सम्मान कहीं जिंदा है तो गांव में, इज्जत कहीं जिंदा है तो गांव में, संस्कृति कहीं जिंदा है तो गांव में, भाषा कहीं जिंदा है तो गांव में। तो आप ऐसा काहे सोचते हैं कि हम शहर में आकर के डायरेक्ट अपने आप को परिवर्तित कर ले। कह दीजिए कि हाँ हमारा गांव में घर है, हम गांव से बिलोंग करते थे, कोई आपको छोटा थोड़े समझेगा। मनोविज्ञान कह रहा है ये। तो कह रहा कि जब भी आप व्याख्या दीजिए ना, जब भी आप व्याख्या दे रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं,
तो आपको अपना लेक्चर कैसा देना है? सामान्य बोलचाल वाला लेक्चर देना है, जनरल लैंग्वेज, एकदम ठेठ व्यवहारिक, ऐसा लैंग्वेज का प्रयोग करना है जिसके द्वारा बच्चा को समझने में कोई दिक्कत ना हो। ऐसा लैंग्वेज का कतई प्रयोग नहीं कीजिए कि जिसके द्वारा बच्चे आपके भाषा को समझ ही नहीं पा रहे, वो बेकार हो गया। तब आपके डिग्री से बच्चा को मतलब है नहीं ना। आप बोर्ड पर भले 3 लाइन में लिखवा है कि हम इंटर किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, बीएड किए हैं, एमएड किए हैं, एमएससी किए हैं, सीटेट क्वालिफाई, स्टेट क्वालिफाई, बीटेट क्वालिफाई, 10 गो डिग्री आप उस पर लिख दिए, लेकिन स्टेज पर आने के बाद में आपके अंदर जो कला है, आपके अंदर जो शिक्षा है, जो आप देना चाहते हैं, उसमें ट्रांसफर स्किल नहीं है आप में। मतलब आपको जितना ज्ञान है उस ज्ञान को कैसे आसानी से बच्चों में स्थानांतरित करना है, वह स्किल अगर आप पे नहीं है तो आप दुनिया का बेस्ट टीचर नहीं है। आपके पास कुछ भी डिग्री नहीं है, लेकिन आपका स्थानांतरण स्किल अच्छा है, ट्रांसफर स्किल अच्छा है कि जितना हम जानते हैं तुमको हम आसानी से समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं, तो आप दुनिया के बेस्ट टीचर, ठीक है ना। लोग आपको आपके डिग्री से कोई मतलब रखने वाला नहीं है, समझ में आ रहा है? तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, इसलिए आपको इस चीज पर ध्यान देना है कि शिक्षक को भाषण बोलते समय कैसे भाषा का प्रयोग करना चाहिए। सामान्य बोलचाल, जनरल लैंग्वेज का प्रयोग करना, एकदम सामान्य बोलचाल जिससे बच्चा समझ जाए आराम से, आसानी से। ज्यादा जबरदस्ती चाइनीज बनने का प्रयास नहीं करना है, ठीक है। भले हम लोग यह समझते हैं कि हाँ हम लोग जबरदस्ती चाइनीज बन जाएंगे तो लोग हमको बड़ा समझेगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। आप पकड़ में आ जाते हैं, आप पकड़ में आ जाते हैं। लेकिन आप मान लीजिए रियलिटी अगर आप देखेंगे, रियलिटी अगर आप देखते हैं, रियलिटी अगर आप देखते हैं तो आप यह मान कर चलिए, आप यह मान कर चलिए कि जो सही में गांव का व्यक्ति है 10, 15, 20 सालों से वह शहर में रह रहा है, लेकिन गांव में आता है तो उसका व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि उसी को तो वो जीने आया है कि क्या हाल बा चाची, क्या हाल बा चाचा। लेकिन जो कुछ दिन के लिए गया शहर में, वो जबरदस्ती शहरी बनने का एक्टिंग करता है, जो गांव में आकर के तेरे को मेरे को जाने को, खाने को, करने को, आने को, बताया ना 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। दिल्ली कमाने गया बच्चा, 4 महीना दिल्ली में रहा, आया तो लग रहा है कि पूरा शहरी बन गए, और 10 दिन के बाद में फिर बोलने लगेगा वहीं कहाँ जाता रे। समझ में आ रहा है ना? तो फिर क्यों बोलना था वैसा भाई, समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए आपको हमेशा अपने स्वभाव में जीना है, किसी के प्रभाव में नहीं जीना है। हम जो है सो है, अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं अच्छा लगे तो जय श्री राम। समझ में आ रहा है ना? तो टीचर को भी ऐसा ही होना चाहिए कि हम जैसे हैं वैसे हैं, और हम जैसे हैं अच्छे अच्छे हैं, हमारे जैसे बच्चों को बनना चाहिए। ये आपका रियलिटी होना चाहिए। जितना जमीनी स्तर से आप जुड़े रहिएगा ना, लोग आप पर विश्वास उतना ही ज्यादा करेंगे। जमीन को छोड़कर जब आप उड़िएगा तो लोग आपके ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं करेंगे। गांव में 2 प्रकार का धनी होता है, एगो पुरानका धनी, एगो नयका धनी। सुने होंगे नाम, एगो पुरानका धनी होता है और एक नयका धनी होता है। नयका धनी के पास में भले पैसा ज्यादा हो जाएगा लेकिन संस्कार हुए रहेगा, लेकिन पुरानका धनी के पास में भले पैसा थोड़ा कम है नयका वाला से, लेकिन संस्कार और तहजीब पुराना वाला है, उसका अंदाज पुराना वाला है कि नहीं है? कल्चर को मेंटेन करके वो रखता है। लेकिन इसको तो जल्द धन की प्राप्ति हो गया है, तो ये जमीन छोड़कर ऐसे ऐसे अब उड़ेगा, उड़ेगा ना। और उड़ेगा तो एक कन्फर्म है, एक दिन गिरना तय है, क्योंकि पंख तो है नहीं, कितना दिन उड़ेगा भाई। समझ में आ रहा है ना? तो उसी तरह से टीचर को होना चाहिए, आपका जो भाषा है, जो व्यवहारिक भाषा है, उसी भाषा में बच्चों को समझाइए, सिखाइए, समान बोलचाल में, कोई दिक्कत नहीं। ये दूसरा कार्य बता रहे हैं हम आपको। हम इस तरह से आपको लेक्चर दे रहे हैं ना कि आप जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। इतना उदाहरण दे देंगे आपको कि आप जीवन में कभी भूल ही नहीं सकते। तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है, हाँ भले ये कहेंगे आप कि हाँ लेक्चर देने के क्रम में समय ज्यादा लगता है, वो ठीक है, लेकिन समय ज्यादा एक बार लगेगा, उसके बाद ठोस हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। कहेगा भाषा शिक्षकों को कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हाँ,
कह रहा है कि अगर आप एक लैंग्वेज का टीचर हैं तो एक लैंग्वेज के टीचर होने के नाते क्लास में तो बच्चा को भाषा सिखाना ही सिखाना है, क्लास के बाहर भी बच्चों को भाषा सीखने के लिए क्या करना है, प्रोत्साहित। एक होता है प्रोत्साहन, एक होता है हतोत्साहन, एक होता है प्रोत्साहित, एक होता है हतोत्साहित। हतोत्साहित मतलब डिमोटिवेट करना, टांग पीछे खींचना। प्रोत्साहित मतलब हाथ दो और मेरे साथ चलो, उसको बोलते हैं मोटिवेशन, मोटिवेट करना। तो हमको क्या करना है, क्लास में बच्चा को भाषा सिखाना ही सिखाना है, क्लास के बाहर भी बच्चा को भाषा सीखने के लिए क्या करना है, मोटिवेट करना है, प्रोत्साहन देना है उसको। कैसे मोटिवेट करोगे, प्रिंट समृद्ध वातावरण के द्वारा। अगर आप एक लैंग्वेज का टीचर हैं तो आप हेडमास्टर साहब से कहिए कि सर पूरा दीवार पेंट कराइए, इस पर लिखवा दीजिए क से कलम, ख से खरगोश, घ से गमला, घ से घड़ी, अंग से पूछना। समझ में आ रहा ना? प्राइमरी स्कूल में ऐसा काम आप करवा सकते हैं। उसको बोलते हैं हम लोग प्रिंट समृद्ध वातावरण, क से कलम, ख से खरगोश, पूरा दीवार पेंट करवा दीजिए उसे, 2 वर्ण वाला सब, 3 वर्ण वाला सब, 4 समझ पड़ जाता है ना। तो ये हो गया हमारा कौन सा। आवाज जा रही है, एक बार कमेंट कीजिएगा। हाँ, अभी 1.5 घंटा 1 घंटा से क्लास चल रहा है, अभी ज्वाइन नहीं हो रहा है तो उसका फोन नंबर है ये है, सीधे फोन लगा देना, सर नहीं हो रहा है। कहाँ नहीं हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। पूछते भी है प्रॉब्लम क्या हो रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है, तो वो प्रॉब्लम ही नहीं बताता लोग, सीधे कहेगा नहीं हो रहा है। तो घरे आके थोड़े ठीक करेंगे हम, नहीं हो रहा है तो एक प्रॉब्लम बताओ कि यहाँ तक गए सर, यहाँ से ऐसे हो रहा है, ऐसे रहा। हालांकि कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही नॉर्मल फंक्शन है, बहुत ही नॉर्मल फंक्शन है। खाली जो हम आईडी आपको देते हैं, देखते हो पर डे आपको आईडी जाता है ना, वो आईडी आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करके क्लासरूम आईडी का ऑप्शन रहता है, आप क्लासरूम आईडी पर जाइए, वहां पर क्लिक करके वहां पर उस नंबर को डाल दीजिए, अपने आप मेरे पास रिक्वेस्ट आपका आ जाता है, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपने आप क्लास चालू। कुछ नहीं है इसमें। इतना तो किसी भी लाइव क्लास के लिए आपको करना पड़ेगा। कोई भी लाइव क्लास आप लीजिएगा, कोई भी एप्लीकेशन पे क्लास कीजिएगा, तो इतना तो करना पड़ता है ना जी, कि मोबाइल नंबर डालिए, उस पर ओटीपी आता है, आपको वेरीफाई करता है कि हाँ आप सही आदमी है कि नहीं है। टेक्नोलॉजी का अपना रूल रेगुलेशन होता है। अब वो सब काम हम थोड़े कर सकते हैं। आप कहाँ से क्लास कर रहे हैं, तो आप अपना मोबाइल नंबर तो आप ही डालिएगा ना, आप ही के मोबाइल पे ओटीपी आएगा ना। तो इतना डालने अगर नहीं आया तो फिर क्या फायदा टेक्नोलॉजी के, बताइए आप। जमाना इतना आगे बढ़ गया, अभी उसी को बोलिए यूट्यूब पर रेसिपी खोजने के लिए 25 रंग निकाल देगी, हाँ फलना चैनल याद है हमको। सोशल मीडिया पर देखिए अलग अलग तरह के वीडियो को निकाल सकती है, लेकिन ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए 5 मिनट मेहनत नहीं करेगा। फोन नंबर है, आदित्य सर को फोन करो, हेलो सर नहीं हो रहा है, बस नहीं हो रहा है भाई। समझ रहे ना? तो मेहनत नहीं करता लोग, समझने का प्रयास नहीं करता है कि हाँ कहाँ प्रॉब्लम है। अगर 2 मिनट उसको समय दीजिए तो पूरा समझ में आएगा कि हाँ ये मामला है। कोई भी एप्लीकेशन हम दे दे आपको, उस पर ओटीपी वाला काम होगा ही होगा, मोबाइल नंबर आपको डालना ही पड़ेगा, आईडी आपको डालना ही पड़ेगा। एक ही बार डालना है, सोचिए रोज डालना रहता तब तो हालत खराब हो जाता। एक ही बार डालना है, एक बार आप डाल दिए, मेरे पास रिक्वेस्ट आ गया, हम एक्सेप्ट कर लिए, बस। उसके बाद कोई चिंता नहीं है। हम ग्रुप में लिंक देते हैं ना आपको, लिखते हैं ज्वाइन क्लास आदित्य सर, बस वो हरा वाला लिंक पर क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिक आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा, बस कुछ नहीं है, सिंपल एकदम, है ना। और एकदम बिल्कुल क्लियर आवाज, जिस तरह से आपको हम अभी पढ़ा रहे हैं ना, आप घर पर जाकर रिकॉर्डिंग भी हमारा देखिएगा तो पूरा एकदम प्रॉपर वे में आपको सुनाई देगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, वीडियो भी दिखाई देगा, सुनाई भी देगा, कोई दिक्कत नहीं। देखें कभी आप लोग रिकॉर्डिंग, हम ग्रुप में भी डालते हैं, है ना, तो रिकॉर्डिंग एकदम प्रॉपर, जो हम पढ़ा रहे हैं वही चीज सारा, आज भी जो पढ़ा रहे हैं वो चीज सारा डाल देंगे, और पूरा क्लास का ऐसे ही डाल देते हैं। किसी दिन अगर आप नहीं भी आते हैं तो आपका क्लास नहीं छूटेगा, पूरा रिकॉर्ड हो गया, उसको हम सामने अपडेट कर देते हैं। 10 मिनट का समय लगता है, 15 मिनट अपडेट होने में। वाईफाई लगा हुआ है यहाँ पर, वाईफाई से अपडेट हो जाता है, उसके बाद में फिर हम अपडेट कर देते हैं उसको, ठीक है ना। तो ये हो गया, क्या बताइएगा। तो शिक्षक को भाषण बोलते समय सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, क्लियर हो गया। भाषा शिक्षक को कक्षा और कक्षा से बाहर, ये तो बता ही दिया ना कि कक्षा में तो बच्चा को भाषा सिखाना ही सिखाना है, और कक्षा के बाहर भी बच्चों को भाषा सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है।
प्रिंट समृद्ध वातावरण के द्वारा, बताया ना, क से कमल, ख से खरगोश। भाषा शिक्षक को बच्चों के भाषा के विविध स्वरूप के प्रयोग से परिचय कराना। अभी बताया थोड़ी देर पहले कि अलग अलग भाषाओं से बच्चा को क्या कराना है, परिचय। विविध का मतलब क्या होता है, अलग अलग। अलग अलग भाषाओं से बच्चा को जब हम परिचय करवाएंगे तभी बच्चे अलग अलग भाषाओं के बारे में सीख पाएंगे। क्योंकि अलग अलग भाषा को सिखाना किस लिए जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा देश विविधताओं का देश है। भाषा शिक्षण में अनिवार्य है समग्रतावादी दृष्टिकोण। अंडरलाइन कीजिए, सवाल पूछा हुआ है। समग्रतावादी दृष्टिकोण का शाब्दिक अर्थ होता है सबको एक साथ लेकर चलना। सबको एक साथ लेकर चलना। अब भाई सबको एक साथ लेकर क्यों चलना है, क्योंकि आपको हम बता चुके हैं कि सब व्यक्ति तो एक जैसा नहीं हो सकता। सभी बच्चे एक जैसे हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस है दुनिया में, व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं। सबको एक जैसा मतलब अंतर होना तय है, चाहे वो मास्टर हो तब, चाहे बच्चा हो तब। हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं ना, कोई दूसरा टीचर आपके आकर के आपको पढ़ाएंगे, वो भी अच्छा पढ़ाएंगे, हम भी अच्छा पढ़ाएं, लेकिन हम दोनों में बहुत सारा विभिन्नता होगा, है कि नहीं बताइए? उनके जैसा हम नहीं पढ़ा सकते, हमारे जैसा वो नहीं पढ़ा सकते। और इसके पीछे किसी का कमी नहीं है। कोई बच्चा ये बोलता है कि सर आपके जैसा वो नहीं पढ़ाते, वो पढ़ाए वो भी अच्छा है, लेकिन तरीका दोनों का अलग अलग हो सकता है, क्योंकि ये व्यक्तिगत विभिन्नता है। और हम अपने जैसा किसी को बना भी नहीं सकते हैं, ना उनके जैसा हम बन सकते हैं, है कि नहीं? सब में अपना अपना एक स्पेशलिटी होता है। इसीलिए आप ध्यान रखिएगा कि जब दो व्यक्ति एक जैसा नहीं हो सकता है तो आपके क्लास में सभी बच्चे एक जैसे कैसे हो सकते हैं? कोई कम बुद्धि वाला होगा, कोई ज्यादा बुद्धि वाला होगा, कोई जल्दी सीख लेता होगा, कोई लेट से सीखता होगा, लेकिन सबको आपको क्या मानना है? सबको समान मानना है, सबको एक साथ लेकर चलना है। लेकिन टीचर क्या होता है कि जो पिछड़ा बालक है, जो मेंटली रिटार्डेड है, उसको छोड़ दिया। आप 8, 9, 10 के दिन को याद कीजिए। आप जब हाई स्कूल में पढ़ने जाते थे तो हमको याद है टीचर 4-5 आदमी को सेलेक्ट कर लिया था। जब आते थे क्लास में तो सवाल केवल उन्हीं से पूछा जाता था। होता था ना ऐसा? केवल उन्हीं से। जवाब भी कौन देता था? केवल वही देता था। जो जवाब नहीं देने वाला है वो पूरा 9th क्लास तक जवाब नहीं दिया, ना मास्टर उसे सवाल पूछा। तो आप बताइए भाई, यहाँ पर तो लिख रहा है समग्रतावादी दृष्टिकोण। आप समग्रतावादी दृष्टिकोण को अपना है? आप नहीं अपना है, लेकिन आप टीचर बनिएगा तो ऐसा नहीं कीजिएगा। इसीलिए हम सिखा रहे हैं। जितना इंपॉर्टेंट आपका आगे के बेंच वाला बच्चा है ना, उतना ही इंपॉर्टेंट कौन है? पीछे वाला बच्चा भी है। सवाल तो सबसे करना है आपको, जवाब तो सबको देना है, प्रॉब्लम जिसको हो उसका समाधान आपको करना है। यह ध्यान रखिएगा, क्योंकि सब आपके लिए क्या है? समान है। आप पेडागोजी में भी पढ़ रहे हैं ना, समग्रतावादी दृष्टिकोण। लेकिन भेदभाव स्कूल में आज से नहीं, कई वर्षों से यही तो परिवर्तन करना चाह रहे हैं। आप लोग के लिए सीटेट एग्जाम क्यों कंपलसरी किया गया? क्योंकि आप ये सब चीजें सीख पाओ। जो ट्रेनिंग नहीं किया होगा, जो इस एग्जाम को पास नहीं करेगा, वो सब क्या सीखेगा? पेडागोजी, यहाँ क्या कॉन्सेप्ट होता है? आप लोग ये सब सीख करके जाइएगा स्कूल में, तो कम से कम दिमाग में तो रहेगा ना कि हाँ सारा बच्चों से सवाल करना सर जी सिखाए थे, पेडागोजी का नियम कहता है। लेकिन पहले क्या था? 4-5 आदमी को सेलेक्ट कर लिए, हर विषय में सवाल उसी से केवल पूछेंगे। एक बच्चा कह रहा है सर हमारे क्लास में ऐसा होता था। हाँ, सबके क्लास में, मेरे भी क्लास में होता था, लेकिन तब हमको ज्ञान नहीं था इस बात का। जब पढ़ाने लगे तब लगा कि वो भेदभाव होता था। समझ में आ रहा ना? अच्छा, भेदभाव तो इतना चरम सीमा पर था कि भैया स्कूल में तो जात के आधार पर भी भेदभाव हुआ करता था, धर्म के आधार पर भी भेदभाव मास्टर करता था, रंग रूप के भी आधार पर भेदभाव होता था। रंग रूप के आधार पर भेदभाव, हमको याद है, रंग रूप के आधार पर भी भेदभाव हुआ करता था। स्कूल में पानी लाने के लिए किसको बोलना है वो फिक्स था, सबको नहीं बोलता था मास्टर। आप एक शिक्षक होकर के रंग रूप पर, जात पर, धर्म पर भेदभाव कर रहे हैं, तो आप शिक्षक कहाँ है भाई? एक शिक्षक के लिए ना कोई जात होता है, ना कोई धर्म होता है। कौन काला है, कौन गोरा है, उससे उसको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि सभी तो आपके ही बच्चे हैं, सभी तो आपके छात्र हैं। इसीलिए सबको एक साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। लेकिन पहले ऐसा भेदभाव हुआ करता था। लड़का लड़की में तो भेदभाव अभी भी चल रहा है।
हम लोग कितना भी कह देते हैं 50% आरक्षण सरकार दे दिया लड़कियों को, समाज में लोग कहता है कि हम किसी से कम नहीं। लड़कियां ये भी कहती है कि हाँ जब लड़का कर सकता है तो लड़की भी कर सकती है, लेकिन आज भी स्कूल में भेदभाव है, आज भी स्कूल में भेदभाव है। अब जाकर देख लीजिए 15 अगस्त के दिन बांस धोने के लिए कौन है? लड़का है। ईंटा ढोने के लिए कौन है? लड़का है। रंगोली बनाने के लिए कौन है? लड़की है। भाई हमको भी मौका दो कभी। समझ में आ रहा ना? प्रार्थना कराने के लिए कौन है? लड़की है। तू ही राम है, तू रहीम है। क्या है? तो भाई इसका सुर अच्छा है। जयकारा बुलाने के लिए फटा हुआ बांस, लड़का। बोलो कौस के जय हिंद जय भारत, भारत माता की जय। ऐसे होता है ना कि नहीं? बताओ आप। भेदभाव है भाई, लैंगिक विभिन्नता है, भेदभाव है, समाज में भेदभाव है। आप जाके देखिए, लड़की हो तो तुम आर्ट्स पढ़ो, लड़का हो ना साइंस पढ़ो, जाओ मैथ पढ़ो, भले वो बेहुदा कितनों कमजोर हो। है कि नहीं? बता, ये भेदभाव है नहीं? समाज में भेदभाव, विद्यालय में भेदभाव, अभी तो भेदभाव चला, लेकिन इस भेदभाव को हमको और आपको क्या करना है? खत्म करना है, समाप्त करना है। आप शिक्षक बनिएगा कभी तो 3 दिन लड़की से कराइएगा, 3 दिन लड़का से प्रार्थना कराइए, भले फटा हुआ बांस रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कराइएगा दोनों से। क्योंकि 50% जब हकदार दोनों का है तो भाई दोनों को काम समान होना चाहिए ना। क्यों भेदभाव करे हमेशा? ठीक है ना? तो इसलिए इन सब चीजों की जिम्मेदारी आपके ऊपर हम सौंप रहे हैं। आप जब विद्यालय में जाइएगा तो हमारा ये सब अचूक बात याद रखिएगा, बच्चों के ऊपर प्रयोग कीजिएगा। तो हमारा ये जो लाइन है वो याद आएगा आपको कि हाँ सर जी ऐसा बोलते थे। अभी हमारे बहुत सारे छात्र विद्यालय में चले गए हैं, वो लोग कभी कभी फोन करते हैं तो बोलता है कि सर आपके पेडागोजी से तो मतलब सीटेट पास कर ही गए, नौकरी तो हमारी हो ही गई, लेकिन हमारे जीवन में भी बहुत सारा बदलाव आ गया। तो क्या बदलाव आया? तो ऐसा लगता है कि जो कोई टीचर जिसके बारे में समझदारी हासिल नहीं कर पा रहा, उस समझदारी को हम हासिल किए हैं। हम कहते हैं ऐसा होना चाहिए, तो लोग समर्थन करता है कि हाँ ठीक कह रहे हैं आप। इसका मतलब जब जैसे ही यह बात जब कहते हैं स्कूल में, तो आपको हम आपका वाला लेक्चर हमको याद आता है, समग्रतावादी दृष्टिकोण। समझ में आ रहा है ना? तो ये सब क्या होता है, आप अपने जीवन में इसका प्रयोग कर सकते हो, आप अपने जीवन में इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो। ठीक है? तो ये हो गया भाषा शिक्षा के कार्य और मातृभाषा। ठीक है ना? तो आज हम लोगों ने किस किस बात पर अध्ययन किया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हम लोग रिकॉल कर लेते हैं ना। सबसे पहले हम लोग पढ़े क्या? मातृभाषा। ठीक है? तो चलिए, मातृभाषा मतलब माँ के दूध से जिस भाषा का विकास बच्चों में होता है उसे क्या कहेंगे? मातृभाषा। ज्ञान के विकास में सबसे अच्छा साधन कौन निभाता है? मातृ। सबसे पहले बच्चों में किस भाषा की क्रियाशीलता उत्पन्न होती है? मातृभाषा का। औपचारिक भाषा सीखने के लिए किसका सहायता लेना चाहिए? मातृभाषा का। ठीक है बात? अच्छा, उसके बाद में आपको ये भी बता दें कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? मातृभाषा। मातृभाषा का सहायता लेकर हमको मानक भाषा सिखाना चाहिए। मातृभाषा को प्राइमरी लैंग्वेज बोलेंगे, मानक भाषा को सेकेंडरी लैंग्वेज, मातृभाषा को प्राथमिक भाषा, मानक भाषा को द्वितीयक भाषा। याद है? मम क्या है? मातृभाषा। पानी वाटर क्या है? मानक भाषा। मानक भाषा। तो मातृभाषा से सवाल आया तो आपसे नहीं छूटना चाहिए। नहीं। भाषा शिक्षा का कार्य अभी पढ़ा है। भाषा शिक्षा का पहला कार्य क्या होना चाहिए? खुद को बोलने का ढंग होना चाहिए। नॉर्मल भाषा में समझिए, उसमें क्या लिखा है उससे ज्यादा मतलब नहीं है। खुद को बोलने का भाषा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपके भाषा को सुनकर बहुत लोग आदर्श मानते हैं आपको और आपके जैसा वो बनना चाहते हैं, इसीलिए आपका भाषाई कौशल बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरा ये कि भाषा शिक्षक को क्या करना है? कक्षा में तो भाषा सिखाना ही सिखाना है, कक्षा के बाहर भी भाषा सीखने के लिए वातावरण या प्रोत्साहन देना है। उसके बाद में भाषा के अलग अलग स्वरूप से परिचय कराना है कि नहीं कराना है? कराना है। एक शिक्षक होने के नाते भाषा के अलग अलग स्वरूप से जब परिचय कराएंगे तभी ना भाषा अलग अलग कुशलताओं का विकास बच्चों में होगा। उसके बाद बताइए, भाषा की कक्षा में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? समग्रतावादी दृष्टिकोण। सबको एक साथ लेकर चलना है कि नहीं चलना है? चलना है, क्योंकि एक साथ लेकर चलेंगे तभी तो समावेशी शिक्षा का उद्देश्य पूरा हो पाएगा। और सब पढ़े सब बढ़े, केवल कहने से नहीं होगा, इसको करना होगा। सब पढ़े सब बढ़े, स्लोगन स्कूलों में लिखा रहता है ना, सब पढ़े सब बढ़े, लेकिन सब पढ़े सब बढ़े का यूटिलाइजेशन आपको क्लास में करना ना होगा। सब पढ़े सब बढ़े का मतलब जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए आगे वाला है उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए पीछे वाला भी है, तब ना सब बढ़ेगा। अब कहाँ पढ़ाए? सबको पढ़ा दी, इसको पढ़ाए उसको छोड़े, सब पढ़े सब बढ़े हुआ नहीं हुआ। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद महत्वपूर्ण, भाषा दो प्रकार से बच्चा सीख सकता है, एक औपचारिक रूप से, एक अनौपचारिक। पढ़े लिखे समाज के द्वारा स्वीकृत भाषा को क्या बोलेंगे? औपचारिक। और
घर, परिवार, समाज, परिवार, आस पड़ोस, जनसंचार के माध्यम से जिस भाषा का विकास बच्चों में होगा उसे क्या बोलेंगे? अनौपचारिक। ठीक है। अच्छा बताइए, भाषा संप्रेषण का माध्यम है। संयुक्त परिवार में बच्चों का भाषा विकास अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा? हाँ, क्योंकि उसको बोलने, कहने, सुनने का अवसर ज्यादा मिलेगा। अच्छा, भाषा एक सामाजिक वस्तु है। जैसा समाज होगा उसी के अनुरूप भाषा का विकास होगा। भाषा सामाजिक सांस्कृतिक रूप से बनता है। जैसा सोशल कल्चर होगा उसी के अनुरूप बच्चों में भाषा का विकास होगा। भाषा सोचने, महसूस करने और चीजों से जुड़ने का उत्तम साधन है। परिवार, समाज से जुड़ने का सबसे अच्छा साधन किसको माना गया है? भाषा को। भाषा के पॉइंट में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? उच्चारण की स्पष्टता। जिसका उच्चारण शुद्ध और स्पष्ट होगा, हम समझेंगे कि भाषा का विकास उसमें उतना ही अच्छा हुआ है। अच्छा, उसके बाद में बताइए कि भाषा के विविध प्रयोग से ही बच्चों में अनेक कुशलताएं विकसित हो सकती है। त्रुटि सीखने की क्या है? जननी। त्रुटि सीखने की खिड़कियां है। जब तक बच्चा नहीं गलती करेगा तब तक वो सीख पाएगा क्या? नहीं। इसलिए त्रुटि सीखने की खिड़कियां, त्रुटि सीखने की जननी है। अच्छा, भाषा कैसी संपत्ति है? बोलिए। अर्जित संपत्ति। भाषा कैसी संपत्ति नहीं है? पैतृक संपत्ति नहीं है। प्रत्येक भाषा का अपना एक भौगोलिक सीमा होता है। मतलब कहीं से भाषा स्टार्ट हुआ तो कहीं पर जाकर खत्म भी होगा। अच्छा, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। नियमबद्ध व्यवस्था में कौन से क्रम में चलता है? LSRW। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। भाषा एक सामाजिक वस्तु है। अच्छा, बच्चों में भाषा का विकास अनुकरण के द्वारा होता है। 90% बच्चों में भाषा का विकास किसके द्वारा होता है? अनुकरण के द्वारा। भाषा निरंतर परिवर्तनशील होता है। कभी इंग्लिश को हिंदी, हिंदी को इंग्लिश हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है बात। उसके बाद हमने आपको बताया था भाषा के बारे में। तो आप बताइए, भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा के बारे में हमने ये बताया था कि भाषा संप्रेषण का वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भाव भावनाओं को एक दूसरे के सामने में अभिव्यक्त या व्यक्त करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है बोलना। भाषा औपचारिक रूप से कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार। एक मौखिक भाषा, एक लिखित भाषा। बोलकर अपने विचार को प्रकट करना कौन भाषा? मौखिक। लिखकर अपने विचार को प्रकट करना कौन भाषा? लिखित। अधिगम के बारे में बताए थे। अधिगम कितने शब्दों से मिलकर बना? 2 शब्द, अधि जोर गम। अधि मतलब क्या? ज्ञान। गम मतलब क्या? जाना। ज्ञान की ओर जाना क्या? अधिगम। दूसरे शब्दों में अनुभव के द्वारा व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। उसके बाद अर्जन अधिगम के बारे में भी आपको सिखाए थे। भाषा अर्जन के बारे में और भाषा अधिगम के बारे में। तो बताइएगा, सब लोग बोलिएगा। 0 से 5 साल में सीखना क्या है? 5 साल के बाद क्या है? समाज में सीखना क्या है? विद्यालय में सीखना क्या है? प्राकृतिक रूप से सीखना क्या? अप्राकृतिक रूप से सीखना क्या? अनुकरण के द्वारा सीखना क्या? प्रयास अभ्यास के द्वारा सीखना क्या? अनौपचारिक रूप से सीखना क्या? औपचारिक रूप से सीखना क्या? सुनना बोलना सीखना क्या? सुनना बोलना के साथ लिखना सीखना क्या? अपने यहाँ भाषा का सीखना क्या? सिखाया जाना क्या? 0 से 5 साल में क्या? आप 5 साल के बाद में क्या? समझ रहे? क्लियर होगा? चले, तो इतना ही अभी तक हम आप लोग को इतना ही पढ़ाए, जो अभी रिवाइज कर दिया। और पर डे के क्लास में जितना हम लोग पढ़ेंगे लास्ट के 5 मिनट में पूरा रिवाइज कर देंगे। ऐसे में क्या होगा कि याद हो जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि पढ़ के छोड़ दीजिएगा तो देखिए, एक किताब को 10 बार पढ़िए लेकिन 10 किताब को एक बार मत पढ़िए। नियम है, एक किताब को ही 10 बार पढ़िए। एक किताब में जितना कंटेंट है ना उतना को पहले आप कवर कीजिए। हम लोग क्या होते हैं ना, सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन का कारण ये था, ये भी पढ़ लेते, वो भी पढ़ लेते, वो भी पढ़ लेते, वो भी पढ़ लेते हैं। सर जी का वीडियो दिख रहा है, उसको देखते देखते यूट्यूब का दूसरा वीडियो है उसको भी देख लेते हैं। हम अपने वीडियो पर तो कोई ऐसा थंबनेल लगाते नहीं है। हमारे वीडियो पर थंबनेल क्या होता है? सीधे लिखते हैं सीटेड डेमो क्लास भाषा शिक्षण, यही लिखते हैं। लेकिन हो सकता है हमारा वीडियो देखते थे, नीचे रिकमेंडेशन है, यह वीडियो को देखिए, पाएंगे आप 130 नंबर, तो उसको क्लिक करते हैं आप, है ना? तो वो सब बउआ मोह माया है। जब हम 1 घंटा में आपको हम 130 नंबर नहीं दिलवा सकते हैं तो 25 मिनट में कोई आपको 130 नंबर दिलवा दे। वो सब डिस्ट्रैक्शन का कारण, ध्यान रखिएगा। जब तक आप डिटेल्स नहीं जानोगे, यही कारण है यूट्यूबिया ज्ञान के चक्कर में ही कारण है कि 8% रिजल्ट आया। 8% रिजल्ट आने के पीछे कारण क्या है? डिटेल नहीं समझना चाहता है बच्चा, डिटेल नहीं पढ़ना चाहता है बच्चा, शॉर्टकट के चक्कर में पड़ जाता है। 1 महीना हम मैराथन के चक्कर में, अब मैराथन से कुछ होने वाला है नहीं। जब तक तुम डिटेल नहीं जानो कोई मैराथन काम देगा आपको? तो देखिए, यूट्यूब जो है ना वो हमारे एजुकेशन को मतलब अच्छा साधन है, ऐसा नहीं, ज्ञान मिलता है। लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अच्छे लोग उस पर पढ़ा रहे हैं, और जो अच्छे लोग पढ़ा रहे हैं उसका उनको देखने वाला कोई नहीं, ये भी बात है।
ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे टीचर है यूट्यूब। आप कभी जो है ना, एक टीचर को मैं आपको बता रहा हूं, नाम भी नहीं सुने होंगे आप नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन वो शानदार है भाई, पूरे यूट्यूब दुनिया में सबसे शानदार टीचर वो। आप कभी सर्च करके देखिए, मधुकर कोटावे, नाम सुने? नहीं सुने होंगे, हम जान रहे हैं नहीं सुने होंगे, लेकिन उस व्यक्ति को सर्च करके आप देखिएगा उसमें क्या क्वालिटी है भाई, उनमें क्या क्वालिटी है, मतलब एकदम शानदार क्वालिटी। जो एक टीचर का क्वालिटी होता है ना, वो शानदार वाला क्वालिटी। मतलब किसी फैक्ट को अगर वो पढ़ाएंगे तो आपको लगेगा कि वाह क्या पढ़ा है, लेकिन ना, हमारा तो वो नहीं चाहिए। हमको तो दाल भात चोखा चटनी अचार सब चाहिए, समझ में आ रहा है ना, लेकिन वो केवल परोसते क्या है, दाल भात सब्जी। तो हम आपको बता रहे हैं, सार्वभौमिक सत्य है कि जो अच्छे पढ़ाने वाले लोग हैं उनको देखने वाले कम लोग हैं, और उनको जो फॉलो कर लिया, समझ रहे ना। तो आप जा करके यूट्यूब पर देख लीजिए, खाली लिखिए यूट्यूब पर कि सीटेट कैसे पास करे, 1000 वीडियो आ जाएगा, 1000 वीडियो आ जाएगा, आएगा ना जी। और वो वीडियो का थंबनेल ऐसा ऐसा रहेगा कि बोलेगा इस वीडियो को देखने के बाद आप पाएंगे सीटेट में 120 नंबर, होगा कुछ नहीं, है ना। उस सबसे कुछ होने जाना का नहीं है। आप डिटेल समझने का प्रयास करो, जब तक तुम डिटेल नहीं समझोगे तब तक 92% में जाते रहो। 8% का मतलब यह हो गया कि वह व्यक्ति बहुत ही डिटेल जानकारी को हासिल कर। लक बाई चांस एक दो आदमी का होता है जो डिटेल जानते हुए भी नहीं हो पाया, वो भाग्य है, होता है, वो भी लक भी होता है, क्योंकि निगेटिव इसमें रहता नहीं है, कोई मारा ही सही सही हो गया, 2-3 नंबर से निकल गया, और किसी का नहीं सही हुआ तो वो रह गया। तो उस पर हम लोग ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, भाग के ऊपर ज्यादा हमको टिक कर नहीं रहना है, हमको तो अपनी मेहनत पर विश्वास है, हमको डिटेल समझना। एक बार डिटेल पढ़ के तो देखो, क्वेश्चन न बने ऐसा हो ही नहीं सकता। अब बताओ, तुमको अगर अर्जन अधिगम से सवाल दे दिया जाए, या भाषा के किसी कॉन्सेप्ट से, संप्रेषण से सवाल दे दिया जाए, मातृभाषा से, मानक भाषा से, भाषा शिक्षा के कार्य से सवाल दे, तो तुमसे नहीं बनेगा, बताइए तो। इतना 3 दिन का क्लास में जितना बताए हैं, आराम से आप बना सकते हैं आप। तो ऐसे ही जब एक टॉपिक का बात आपको समझ में आ गया, पूरा टॉपिक जब ऐसे ही डिटेल हम आपको पढ़ा देंगे तो पूरा बात समझ में आ जाएगा, आराम से क्वेश्चन बनना चालू हो जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पेशेंस के साथ में समय देना होगा। शॉर्टकट वाला चक्कर हमारे यहाँ नहीं है, आपको पूरा डिटेल पढ़ना होगा। हम शॉर्टकट, हमको ना पढ़ाने ही नहीं आता है, सही बात ये पूछिए, हमको शॉर्टकट पढ़ाने आता ही नहीं। हम कोई भी टॉपिक अगर पढ़ाएंगे, छोटा से छोटा टॉपिक, उस पर भी 20 मिनट बोलेंगे हम, भले लिखा रहेगा 2 लाइन, लेकिन बोलेंगे आधा घंटा, ताकि हमको लगता है कि ये लिखने से ज्यादा फायदा कौन है, बोलना। इससे आपको समझदारी विकसित हुआ, ठीक है। तो पेशेंस रख करके एकदम 90 दिन टिक कर रही है, और देखिए आप में क्या, 45 दिन के अंदर में आप में परिवर्तन हो जाएगा। आपको लगने लगा कि हाँ बहुत चीजें हम समझना चालू कर दी है, ठीक है। लेकिन शॉर्टकट के चक्कर में रहेगा उसको तो दिक्कत है। परीक्षा के 1 महीना पहले आके ज्वाइन करे, परीक्षा के 1.5 महीना पहले आकर ज्वाइन करे कि सर हमें निकलवा दीजिए, तो हम तो पढ़ाइए देंगे, लेकिन चांसेस बहुत कम हो जाता है। लेकिन अभी से जो ज्वाइन करेगा पूरा डिटेल पढ़ाएंगे उसको, स्वाभाविक सी बात है, 3 महीने के बाद बहुत मजबूत हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा। 3 महीना में जो कोर्स हम पढ़ाएं किसी बच्चा को 1 महीने में पढ़ा रहे, हम तो पढ़ा देंगे, हमको क्या, हमको तो सब याद है। आपको ये हिंदी शिक्षण 1 दिन में खत्म कर देंगे 6 घंटा में, लेकिन बात है कि हम तो खत्म कर दिए, आपको समझ में आया तब ना, समझ में आ रहा है ना। तो इसीलिए समय धीरे धीरे आपको देना है और चीजों को समझते चलना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास अच्छा लग रहा हो तो हमेशा कहते हैं, आज नहीं कहेंगे, जाइए समझ रहे हैं ना। थैंक यू।